ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। अध्याय 41। घाटी में दोनों पक्षों ने गोलीबारी बंद कर दी क्योंकि सभी की निगाहें नए आए गिरोह के सदस्यों पर टिकी थीं, जिन्होंने अपने हथियार दुश्मन पर तान रखे थे। टेरेंस ने घटनाक्रम को देखकर ठहाका लगाया और आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके साथ घाटी में मौजूद गिरोह के बाकी सदस्यों ने भी उसकी हरकतों का अनुसरण किया, लेकिन उन सभी ने अपने हथियार चट्टानों की ओर तान रखे थे, जिनके पीछे डायोनिसियो गिरोह अभी भी छिपा हुआ था। टोनी ने कराहते हुए कहा, लानत है, हमने गड़बड़ कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रिस ने पूछा, उसकी रिपीटर पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। दाना ने नर्म लहजे में कहा, आत्मसमर्पण करना समझदारी भरा लगता है। स्टीफन ने अपने होंठों को कसते हुए कहा, वे हमें किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। आह, क्या बकवास है, डेवन ने कहा और अपने शॉटगन को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और उसका रुख चुनौती में विद्रोही था। डेवोन, क्या तुम पागल हो? दाना ने पूछा, अगर हम वैसे भी मरने वाले हैं तो हम उन चट्टानों के पीछे क्यों छिपे जो हमें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दे रही हैं? मरने के लिए लड़ने का क्या मतलब है? हम सिर्फ जीने के लिए लड़ते हैं। कम से कम अगर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो मौत अभी भी निश्चित नहीं है। टोनी ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ट्रिस ने देखा कि हेनरी ने अभी तक बात नहीं की थी और उसने उसकी तरफ देखा कि उसका हाथ रिपीटर को कॉक कर रहा था और उसकी नज़रें लैंडलॉर्ड गिरोह के सदस्यों पर टिकी थीं, जो ऊंची ज़मीन पर थे। हेनरी, तुम क्या हो? ट्रिस ने पूछना शुरू किया, लेकिन हेनरी की आवाज़ चट्टानी घाटी में जोर से कट रही थी, जिसने उसे जो कुछ भी कहना था उसे बाधित कर दिया। निक्स, उन्हें पकड़ो। ऐसा लग रहा था जैसे कि निक्स उस निर्देश का इंतजार कर रही थी। अब तक किसी ने भी यह समझने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था कि निक्स गोलियों की आवाज़ सुनकर दूसरे घोड़ों की तरह भाग नहीं गया था। वह कुछ फीट दूर खड़ी थी और उसकी आंखें परिस्थिति की गहरी समझ के साथ घटनाओं पर केंद्रित थीं, मानो कूदने का इंतजार कर रही हों। एक काली गोली की तरह निक्स चट्टानी घाटी से भाग गया और उस रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया जो ऊंची जमीन पर ले जाता था, जहां नया लैंडलॉर्ड गिरोह के सदस्य खुद को तैनात किए हुए थे। लैंडलॉर्ड लड़कों में से कुछ के बीच खतरे की प्रवृत्ति भड़क उठी। उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन वे जानते थे कि वे उस घोड़े को अपने नज़दीक नहीं रखना चाहते थे। उस घोड़े को गोली मारो, एक ने आदेश में चिल्लाया और बंदूकें तान दी, लेकिन हालांकि निक्स गोली से तेज नहीं हो सकती थी, लेकिन वह शूटरों की ट्रिगर उंगलियों से तेज थी। घाटी में नीचे हेनरी ने रिपीटर उठाया जिसे उसने कॉक किया था और दो लक्ष्यों को ज्यादातर यादृच्छिक रूप से चुना ताकि उनके सिर में गोलियां मार सकें। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त किया है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त किया है। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है। वह और भी गोलियां चलाता और भी लोगों को मारता, लेकिन तब तक निक्स शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। सुंदर काले घोड़े पर चलाई गई सभी गोलियां चूक गईं और एक आक्रामक हेडबट के साथ वह एक घोड़े से टकरा गई। न केवल उसके सवार को गिरा दिया, बल्कि घोड़े को भी एक तरफ गिरा दिया, जिससे वह उसके बगल में खड़े घोड़े से टकरा गया, जिससे डोमिनोज प्रभाव शुरू हुआ और लगभग सभी घोड़े जमीन पर गिर गए। जब वह अपनी शक्तिशाली टक्कर की खुशी में वीरतापूर्वक हिनहिनाई तो निक्स अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई और जब उसने अपने सामने के खुरों को नीचे लाया तो वह अपने सबसे करीब गैंग के सदस्य के सिर पर जोर से रौंदने के लिए था, जिससे उसके अपने पैरों पर वापस खड़े होने का प्रयास तुरंत समाप्त हो गया। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स तब तक स्टेट पॉइंट जमा नहीं कर सकती जब तक वह विकासवादी पथ पर कदम नहीं रखती। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। हेनरी की आंखें इस एहसास से चौड़ी हो गईं कि निक्स की हत्या ने अभी भी उसे शिकार खोज के लिए बोनस एक्सपी प्राप्त करने की अनुमति दी है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने उसे अपने रास्ते में आने वाले हर दूसरे गैंगमैन को कुचलने के लिए पूरा शासन देने का फैसला किया। गोलियों की बौछार उसकी दिशा में हो रही थी और उसे एक बार फिर अपने चट्टानी कवर के पीछे छिपने के लिए मजबूर कर रही थी। हेनरी निक्स को आगे बढ़ने के लिए चिल्लाने में असमर्थ था, लेकिन किसी तरह वह जानती थी और पागल हो गई। वह पूरी गति से भागी, अपने सिर को उन बेचारे गैंग सदस्यों पर पटक दिया जिन्हें उनके घोड़ों ने छोड़ दिया था। या तो टक्कर के कारण तुरंत उनकी मौत हो गई या उन्हें चट्टानी घाटी में नीचे भेज दिया, जहां उनके सिर जमीन से टकराए और वे सभी वैसे ही मर गए। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। इस बीच डायोनिसियो गैंग के अन्य सदस्य अपने कवर की सुरक्षा के पीछे से बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण में अपने हथियार उठाए। इसलिए जब हेनरी ने निक्स पर चिल्लाकर और एक पहाड़ी से नीचे देख रहे गैंग के सदस्यों पर 2 गोलियां चलाकर एक और गोलीबारी शुरू की तो अन्य लोगों के पास अपने हथियार उठाने और इसमें शामिल होने का पर्याप्त समय नहीं था। जब गोलियां चलाई गईं तो वे मुश्किल से चट्टानों की आड़ में छिपने में कामयाब रहे, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया।
घाव किसी भी तरह से घातक नहीं थे, लेकिन कंधों को चीरती हुई और सिर को मात्र इंच से चूकने वाली गोलियों के दर्द ने गुस्सा बढ़ा दिया। लेकिन सबसे पहले ट्रिस ने बात की। हेनरी, पहले थोड़ी चेतावनी, उसने एक ऐसे स्वर में पूछा जो खतरनाक रूप से चीखने जैसा लग रहा था। हेनरी ने आवाज़ सुनकर चौंक कर कहा, माफ़ करें, उसने कहा, यहाँ रुकें, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। उसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया या उनके एकमत से उसे देखने का इंतज़ार नहीं किया, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या वह पागल है, और बस अपने चट्टानी कवच को पार करके शिविर के बिल्कुल अंत की ओर भाग गया, जहाँ उनके दुश्मन डटे हुए थे। बिल्कुल, तुम जाओगे, डेवोन ने एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में कहा जो बहुत हद तक एक गुर्राहट की तरह लग रही थी। एक शक्तिशाली झटके के साथ और बिना ये दिखाए कि उसके कंधे का घाव उसे बाधा पहुंचा रहा था, हाफऑफ भी अपने कवच को पार करके हेनरी से कुछ कदम पीछे आगे बढ़ा। साथ में उन्होंने दुश्मनों के आखिरी हिस्से पर हमला किया जैसे कि वे एक दूसरे के असंभावित साथी हों। हेनरी पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन उसकी चपलता के कारण अधिकांश गोलियां उसका सामना नहीं कर पा रही थीं और साथ ही इस तथ्य के कारण कि उसने ज़िगज़ैग रनिंग पैटर्न अपनाया था, दुश्मन के लिए उसे मारना मुश्किल हो गया। हेनरी ने अपने हाथ में रिपीटर को कोक किया और अपने पहले शिकार पर 2 गोलियां चलाईं, एक कंधे पर और एक सिर पर। अरे, गैंगबैंगर ने पीछे गिरते हुए कहा। किल रिवार्ड 7 एक्सपी, आपने स्किल एक्सपी हासिल की है। डेवोन ने अपनी शॉटगन को कोक किया और पहले फायर करके दुश्मन की गोली को रोक दिया और पीड़ित के मस्तिष्क के पदार्थ को इतनी आक्रामकता से फैलाया कि वह दूसरे की आंखों में जा गिरा, जिससे वह अंधा हो गया और हेनरी द्वारा सिर में गोली लगने की संभावना बढ़ गई। किल रिवार्ड 7 एक्सपी, आपने स्किल एक्सपी हासिल की है। हेनरी दूसरे छोर पर पहुंचा और कवर के ऊपर से छलांग लगाई, जिसके पीछे गैंगबैंगरों की जोड़ी छिपी हुई थी और अपने उच्च शक्ति स्टेट द्वारा समर्थित एक तेज और भारी किक के साथ उसने एक को दूसरे पर जोरदार तरीके से मारा, जिससे उसका सिर पीछे की चट्टान से टकरा गया। किल रिवार्ड 7 एक्सपी, आपने स्किल एक्सपी प्राप्त कर ली है। जिस व्यक्ति ने वास्तव में हेनरी की लात को झेला था, वह अपनी टूटी हुई उरुस्थी पर दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर भी उसने अपना हथियार उठाने की इच्छाशक्ति को जगाने की कोशिश की। ये प्रयास कमज़ोर था और ये तब समाप्त हुआ जब हेनरी ने अपने रिपीटर के थूथन को उसके मुंह में ठूंस दिया और गोली चला दी। किल रिवार्ड 7 एक्सपी, आपने स्किल एक्सपी प्राप्त कर ली है। हेनरी ने अन्य दुश्मनों की ओर रुख किया और फिर से गोली चलाने का लक्ष्य बनाया, लेकिन रिपीटर ने एक ऐसी आवाज़ के साथ कोक किया जिसने ये घोषणा की कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। मूर्ख, टेरेंस की आवाज़ चट्टान के पीछे से आई, जहां वह और बेस के अंतिम 2 अन्य सदस्य छिप रहे थे। जैसे कोई कम से कम एक दुश्मन को मारने के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हो, टेरेंस खड़ा हुआ और अपनी बंदूक को निशाना बनाया। हेनरी तैयार था और उसने अपने भंडार से रिवॉल्वर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, एक बंदूक से विस्फोट हुआ और टेरेंस का आधा सिर फट गया, जिससे लैंडलॉर्ड गिरोह के 2 अन्य सदस्य भी उसके खून से लथपथ हो गए। हेनरी ने डेवोन की ओर देखा और हाल ही में हुई गोली से धुआं उगलते हुए अपने बंदूक के साथ हाफ-ऑफ को देखा। आपका स्वागत है, डेवोन ने ऐसी आवाज़ में कहा जिससे ऐसा लग रहा था कि हेनरी अब उसका एहसानमंद है। हेनरी ने बस अपनी आंखें घुमाईं और तब तक दूर देखता रहा जब तक कि उसकी नज़र दूसरे लैंडलॉर्ड बेस के आखिरी 2 सदस्यों पर नहीं पड़ी। उनकी आंखों में अब कोई लड़ाई नहीं थी, उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं था और इसलिए एक भावशून्य नज़र के साथ हेनरी ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और प्रत्येक के सिर में एक गोली मारकर उनकी जान ले ली। मारने का इनाम 7 एक्सपी, आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। मारने का इनाम 7 एक्सपी, आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है। कौशल स्तर ऊपर। निशानेबाजी अब लव 3, आपने उपकौशल लेस देन रीलोड ग्रेटर दैन प्राप्त कर लिया है। उपकौशल लेस देन रीलोड ग्रेटर दैन। विवरण, अपनी बंदूकों को मैन्युअल रूप से गोलियों से भरने की चिंताओं को अलविदा कहें। इस उपकौशल के साथ, जो आपकी इन्वेंट्री के साथ मिलकर काम करता है, आपकी बंदूक लगभग तुरंत ही आपके पास मौजूद गोलियों से भर जाती है। इससे आपको अपने दुश्मनों को मारने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। इस उपकौशल को सक्रिय करने के लिए आपकी बंदूक में ज़रूरी गोलियां होनी चाहिए। इस उपकौशल को सक्रिय करने के लिए मन की ज़रूरत नहीं होती। हेनरी ने लेस देन रीलोड ग्रेटर दैन का विवरण पढ़ा, इससे पहले कि उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद खाली रिपीटर पर गई। उसने इसे थोड़ा घुमाया जैसे कि वह हथियार के उस हिस्से को देख रहा हो जहां गोली चलाने वाला स्प्रिंग लोड एक छोटी खिड़की से देखा जा सकता था जो सिर्फ तब खुलती थी जब हथियार से गोली का आवरण हटाया जाता था। लेस देन रीलोड ग्रेटर दैन। हेनरी ने सब स्किल का नाम अपने दिमाग में लाया और आश्चर्य से देखा जैसे राइफल पर एक नीली रोशनी चमक उठी और उसका कॉक्ड स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ गया और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया जो अभी अभी बैरल में घुसी थी। रीलोड होने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। हेनरी ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ सोचा, मैं कई बार इतनी तेज़ी से हथियार रीलोड करने में सक्षम रहा हूं, लेकिन यह अच्छा है और मुझे अन्य चीज़ों के बारे में चिंता करने से मुक्त करता है।
बेशक हेनरी सिर्फ लेस देन रीलोड ग्रेटर देन सब स्किल को कमतर आंकने की कोशिश कर रहा था। जरूर वह एक तेज हथियार रीलोडर था, लेकिन अलग अलग हथियारों को रीलोड करने में अलग अलग सेकंड लगते थे। एक ऐसा कौशल होना जो इतने अलग अलग और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा रीलोड समय को सिर्फ 3 सेकंड में बदल देता है, न सिर्फ अच्छा था बल्कि अविश्वसनीय भी था। हेनरी भी यह जानता था और इसीलिए वह अपने मार्क्समैनशिप कौशल के बारे में ज़्यादा प्यार से सोचता था। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं कौशल को बढ़ाता रहूं तो मुझे और क्या मिल सकता है। अपना जादू दिखाने के बाद खुद से बड़बड़ाना आम बात है, डेवन ने हेनरी को उसके विचारों से बाहर निकालते हुए कहा। क्या? हेनरी ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम एक असहनीय दिखावा करने वाले हो। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए इतने हो क्योंकि तुम अपने हथियार को कुछ सेकंड के लिए चमका सकते हो। ओह, हेनरी ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि डेवन लेस देन रीलोड ग्रेटर देन सब स्किल की रोशनी का जिक्र कर रहा था। हाफ ऑफ ने इसे देखा होगा। तुम उस दुष्ट बंदूक के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे। दयनीय, डेवन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। तो फिर चमक सबको दिखाई दे रही है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे लगता है कि अब मुझे ये और भी अच्छा लगता है। डेवन गलत नहीं था, हेनरी वाकई दिखावा करने वाला था। अपने कौशल का प्रदर्शन करके उसने अपने पिछले जीवन में कई दुश्मन बनाए थे। बेशक इसने उसे दोस्त भी बनाए थे, या तो सम्मान से या डर से, कभी कभी दोनों से। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? डेवन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, हेनरी ने कहा और फिर तुरंत जोरदार हंसी फूट पड़ी जो गैंग कैंप के दूसरे छोर तक पहुंच गई जहां डायोनिसियो गैंग के बाकी लोग थे। वे क्या कर रहे हैं? चार्ल्स ने पूछा जब वह चट्टान की आड़ में से बाहर देख रहा था। ये बात समझ में आने लगी थी कि अब कोई गोलीबारी नहीं होगी। लड़ाई जीत ली गई थी। वे हंस रहे हैं, टोनी ने मुस्कुराते हुए अपने होठों के कोने को हिलाते हुए कहा, कम से कम हेनरी तो हंस रहा है। पागल, वे दोनों, ट्रिस ने गुस्से के एक छोटे से स्वर के साथ कहा, इस तरह से हमला करना बेवकूफ़ और लापरवाह। डेवोन खुद का ख्याल रख सकता है, दाना ने गर्व से कहा। हम इससे पहले कि वह हेनरी की ओर देखती, ये वह बेवकूफ़ है जिसकी हमें एक वीर मूर्ख की तरह काम करने के लिए निंदा करनी चाहिए। सभी ने अपनी राय व्यक्त की और हेनरी के कानों ने उनमें से कुछ को सुना, लेकिन उसने ज़्यादातर परवाह नहीं की। बस मृतकों की संपत्ति लूटने के लिए चला गया और फिर अपनी स्थिति को कॉल करके अब तक की प्रगति को देखा। नाम हेनरी मॉर्गन। स्तर 7,887/1500। अनुभव जाति मानव। वर्ग गनस्लिंगर। शीर्षक डेथर्स बैंड गैंगबैंगर वाइकर किलर। हिट पॉइंट 68/70। मन पॉइंट 80/80। ताकत 20। चपलता 15। सहनशक्ति 12। धारणा 10। कौशल मार्क्समैनशिप स्तर 3 लेस देन सक्रिय उपकौशल। त्वरित सोच ग्रेटर देन लेस देन सक्रिय उपकौशल। पुनः लोड ग्रेटर देन टैमिंग स्तर 1 लेस देन सक्रिय उपकौशल। बॉन्डिंग ग्रेटर देन अंतर्दृष्टि स्तर 1। आपके पास 6 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। ये शिकार क्वेस्ट अविश्वसनीय है। मैं पहले ही एक बार लेवल अप कर चुका हूं और जब तक हम थर्ड बेस से निपट लेंगे, मैं फिर से लेवल अप करने के लिए तैयार हूं। हेनरी ने अपने घाव पर नज़र डाली, एक छोटा घाव जिससे अब खून नहीं बह रहा था और जिसकी कीमत उसे केवल 2 हिट पॉइंट थी, और व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। मैं अपने स्टेट पॉइंट आवंटित नहीं करूंगा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम लैंगलोड गैंग के सदस्यों के लिए तो नहीं। निक्स पहाड़ी से नीचे सर पर दौड़ी और हेनरी के पास पहुंची, जैसे कि वह तारीफ पाने के लिए उत्सुक हो। उसने अपना सिर उसके सामने झुकाया और हेनरी ने उसे गले लगा लिया। तुमने अच्छा किया, उसने कहा। उसने अच्छे से बढ़कर किया, डेवन ने नाक सिकुड़ते हुए कहा और उसकी आंखें जिज्ञासा में सिकुड़ गईं। वह अकेला नहीं था। हेनरी और उसके घोड़े पर नज़र डालने के लिए दूसरे लैंगलॉर्ड बेस की अपनी छानबीन रोक दी। जिस तरह से उसने अपनी टक्कर से उन घोड़ों को गिरा दिया, मैंने केवल वर्कहॉर्स को ही ऐसा करते देखा है और कोई भी ऐसा नहीं दिखता है जो ऐसा करते समय उतना सहज या सुंदर हो जितना वह दिख रही थी, चार्ल्स ने कहा। टोनी ने सिर हिलाया। हाँ, वह इतनी मजबूत कैसे है? हेनरी ने उनमें से एक से दूसरे की ओर देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह निक्स को इतनी जांच पड़ताल के साथ देखने के उनके तर्क पर सवाल उठा रहा हो। तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वह ये कैसे कर सकती है? चार्ल्स के हेनरी के पास जाने और उसके कंधे को थामने से पहले कुछ सेकंड तक सभी चुपचाप देखते रहे, फिर हंसते हुए। हाँ, बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ये कैसे कर सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ऐसा कर सकती है। उसके बाद मामले को किनारे कर दिया गया। उस दिन डायोनिसियो गैंग ने दूसरा लैंगलोड बेस नहीं छोड़ा। उन्हें वह लूट मिली जो गैंग के सदस्यों ने छिपा कर रखी थी, लेकिन ये पहले बेस से मिली लूट से छोटी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे इसे गैंग के लोगों के लिए ही रख सकते हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से बाकी दिन दुश्मन के बेस पर बिताने का फैसला किया।
ये किसी भी अन्य जगह की तरह सुरक्षित था और उन्हें तीसरे बेस के लिए अपनी ताकत की जरूरत पड़ने वाली थी, खासकर तब जब उनमें से लगभग सभी को गोली लगी थी। इसमें काफ़ी समय लगा, लेकिन वे लैंगलोड गैंग के मृत सदस्यों के शवों को बेस से इतनी दूर हटाने में सफल रहे कि उन्हें न तो दृश्य से और न ही गंध से कोई परेशानी हो। उसके बाद उन्होंने बेस में और भी छोटी जगह को साफ किया, खून से मुक्त किया और रात के लिए कवर के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त दुश्मन के टेंट को साफ किया। उन्होंने एक दूसरे के घावों पर प्राथमिक उपचार किया। हेनरी को इसकी जरूरत नहीं थी और न ही डेवोन को, और फिर चारों ओर बैठकर खाने के लिए राशन लाए। रात को सोने से पहले आग जलाना, कहानियां साझा करना और हंसना। अगली सुबह, अभी भी काफ़ी सुबह थी जब डायोनिसियो गिरोह के सभी सदस्य राशन खाने और अपने घोड़ों को सवारी के लिए तैयार करने के लिए जागे। जो लोग एक दिन पहले घायल हुए थे, उन्होंने अपने घावों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अंतिम नियोजित हमले के लिए ठीक रहेंगे, और जल्द ही वे अपने घोड़ों पर सवार हो गए और चार्ल्स और टोनी के नेतृत्व में घोड़ों को घुमाते हुए दूसरे बेस से तीसरे बेस की ओर निकल पड़े। तो चार्ल्स, टोनी, हमें तीसरे बेस के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? हेनरी ने पूछा जब वे पहले से ही 15 मिनट तक सवारी कर चुके थे। टोनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो बहुत कुछ अलग नहीं है। यह एक ऐसा अड्डा है जहां नीच लोग गोली लगने का इंतजार कर रहे हैं। चार्ल्स ने अपना सिर हिलाया। अब ये बहुत ईमानदारी नहीं है, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। हमने जानबूझकर इस बेस को आखिरी में छोड़ा था। यह एक सैन्य किला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसकी संरचनाएं जर्जर हो गई थीं और इसे लंबे समय तक छोड़ दिया गया था। यह उस हेड्रॉन हवेली से भी बदतर है जिसे हमने अपना बेस बना लिया है, लेकिन इस पर अभिशाप का कलंक नहीं है। टोनी ने फिर हंसी उड़ाई, लेकिन उसने चार्ल्स के रुकने के स्थान से बात जारी रखी। हालांकि संरचना क्षतिग्रस्त हो गई है, फिर भी यह एक किला हुआ करता था और इसलिए इसका बचाव करना बहुत आसान है और हमला करना मुश्किल है। सामने के द्वार पहले से ही जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और हमारे लिए खुले रहेंगे, लेकिन किले में कई कोने और दरारें हैं जहां हमारे दुश्मन छिप सकते हैं, और जब हम खुले में होते हैं तो हमें मार सकते हैं। यहाँ युद्ध के मैदान भी हैं, और पिछली बार जब हमने स्काउट किया था तो हमने देखा कि वहाँ कुछ नए लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्य तैनात थे जो गोली चलाने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्हें दूर से और घोड़े पर सवार होकर संभालना काफ़ी आसान है, लेकिन इससे बाकी बेस तुरंत सतर्क हो जाएगा और चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन चून की चीज़ें किसी भी तरह से मुश्किल होंगी, इसलिए यह अभी भी किया जाना चाहिए। चार्ल्स ने तब हस्तक्षेप किया, किले के आसपास कोई ऊंची भूमि नहीं है। अगर कुछ है तो बैटलमेंट्स की बदौलत लैंडलॉर्ड्स को ऊंची भूमि का लाभ है। अगर हम किले पर कब्जा करना चाहते हैं तो हमें तेजी से और जोरदार हमला करना होगा। मुझे लगता है कि यहीं पर डोरन लैंडलॉर्ड छिपा हुआ है, और वह बेवकूफ़ कोलम हर्न। हम उन्हें और उनके बाकी साथियों को मार देते हैं और हम पूरे विश्वास के साथ दावा कर सकते हैं कि हमने लैंडलॉर्ड्स का सफाया कर दिया है और हम ग्रामीण इलाकों में एकमात्र गिरोह बन गए हैं। जब तक कोई दूसरा गिरोह लैंडलॉर्ड की जगह नहीं ले लेता। बेशक, स्टीफन ने हल्की हंसी के साथ कहा। सच है, ट्रिस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हो सकता है कि लैंडलॉर्ड गिरोह के कुछ बचे हुए लोग ही इसकी जगह नए गिरोह बना लें। हेनरी के लिए यह अवधारणा अजीब नहीं थी। ऐसे ग्रामीण इलाकों में जहां कानून का प्रभाव न्यूनतम था, गिरोह ही शक्ति हैं। कम से कम एक मायने में तो एंगस डायोनिसियो शायद ही किसी विरोधी को डराने धमकाने की परवाह करता हो, लेकिन डोरन लैंडलॉर्ड इस तरह से अधिकार जताता था। लैंडलॉर्ड गैंग के साथ और डोरन ने उन्हें जिस तरह से मजबूत बनाया था, उन्होंने किसी भी प्रतिस्पर्धी गैंग को उसके आगे बढ़ने से पहले ही कुचल दिया। अपवाद डायोनिसियो गैंग था और वह अपवाद अब उसके सिर पर बंदूक तान रहा था। जब डोरन लैंडलॉर्ड और उसके गैंग को अनिवार्य रूप से निपटा दिया गया तो अन्य लोग उठ खड़े हुए। हेनरी को आश्चर्य हुआ कि क्या वे उन्हें कुचलने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया जब उसे याद आया कि एक बार जब यह आखिरी काम निपट गया तो वे इस देहात से जितना हो सके उतना दूर चले जाने की संभावना रखते थे। उन्हें आने वाले संभावित शक्तिशाली दुश्मनों से आगे रहने की जरूरत थी। सवारी लंबी थी, लेकिन जल्द ही हेनरी और अन्य लोग अपने सामने जीर्ण शीर्ण किले को देख सकते थे, जो अभी भी एक भव्य संरचना की तरह दिख रहा था। चार्ल्स ने दूरबीन निकाली और उसके माध्यम से बैटलमेंट्स को देखा। हेनरी ने अपनी स्नाइपर राइफल पकड़ी और दूरबीन से दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में खड़े चौकीदारों को देखा। ये छोटा लगता है, उसने एक विचारशील भौं के साथ सोचा। हम पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो और भी कुछ था, चार्ल्स ने दूरबीन से देखते हुए बड़बड़ाया। वैसे भी, हेनरी, चौकीदारों को गोली मार दो। हेनरी ने राइफल के बोल्ट को अपनी जगह पर सेट करने के लिए खींचा और अपनी गहरी निगाहों और अपने निशानेबाजी कौशल को सक्रिय करके उसने गोली चलाई। उसे लगभग यकीन था कि उसने अपने शिकार के गिरने पर हम्फ की आवाज़ सुनी है, लेकिन उसने अपना हथियार दूसरे लुकआउट की ओर मोड़ दिया और पहले की तरह ही गोली चलाई। किल रिवॉर्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवॉर्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है।
चार्ल्स ने तब अपना रिपीटर उठाया और चिल्लाया, आगे बढ़ो। जब वे किले के क्षतिग्रस्त द्वारों की ओर बढ़ रहे थे तो उनके घोड़ों के खुर जमीन पर भारी धमाकों के साथ टकराए। हेनरी पहले शिकार करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने निक्स को अन्य धीमे घोड़ों के साथ तालमेल रखने के लिए मजबूर नहीं किया और बमुश्किल 1 सेकंड में उन सभी को पीछे छोड़ दिया। वह कुछ सेकंड बाद किले के मैदान में घुसा और उसके बाद ही निक्स की लगाम खींची ताकि वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो जाए और वीरतापूर्ण हिनहिनाहटें निकालती रहे। हेनरी के हाथ में उसका रिपीटर था और उसने उसे लैंगलॉर्ड को मारने के लिए इधर उधर घुमाया, लेकिन कोई नहीं था, या अधिक सटीक रूप से कोई भी किले के कमरों की छत से बाहर नहीं निकला और उस पर हमला करने की कोशिश की। क्या ये क्या है? हेनरी ने संदेहास्पद भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह निक्स की काठी से नीचे उतरा जैसे ही अन्य लोग किले में घुसे और तुरंत ही भयानक सन्नाटा देखा। यह अलग है, ट्रिस ने कहा। अब सभी अपने घोड़ों से उतर चुके थे। डेवन के भारी भरकम जूतों की आवाज़ भारी धमाकों के साथ सुनाई दी और उसने अपने नथुने से हवा का झोंका छोड़ा, जबकि उसकी भूरी आंखें बेस पर चारों ओर देख रही थीं। उसने कुछ बार सूंघी जैसे वह गंध पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये क्रूर लग रहा था, लेकिन कारगर साबित हुआ। मुझे 4, शायद 5 गंध आ रही है। जब उसने सूंघना समाप्त किया तो उसने कहा, इस तरह के बेस की रक्षा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। चार्ल्स ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। सहमत हूँ, टोनी ने सिर हिलाते हुए कहा। जिस आखिरी बेस पर उन्होंने हमला किया था उसके सदस्य भी काम पर गए थे और फिर भी यह इससे बेहतर तरीके से सुरक्षित था। चार्ल्स और टोनी दोनों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जिस बेस को उन्होंने आखिरी के लिए बचाया था वह इतना खाली और अधूरा हो सकता है। अपनी गहरी ऊंची आवाज़ में टोनी ने पुकारा, हमें पता है कि तुम यहाँ हो। बाहर आओ और आत्मसमर्पण करो इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर खींच लें। 1 मिनट का मौन बीत गया और फिर एक बहुत तेज कदमों की आवाज़ आई और उसके बाद एक राइफल की आवाज़ आई। बैरल ने अचानक खुली खिड़की से गैंग की ओर इशारा किया था जब हेनरी ने अपना रिपीटर उठाया और 2 गोलियां चलाईं। एक ने संभावित हमलावर की गर्दन और दूसरी ने उसके सिर में छेद कर दिया। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। आपको 50 एक्सपी का बोनस मिला है। चार्ल्स ने हंसते हुए कहा, तुम मूर्ख होगे अगर तुम मान लो कि तुम मेरे साथियों से तेज या बेहतर निशानेबाज हो। अब बाहर आओ, यह आखिरी बार है जब हम पूछेंगे। धीरे धीरे बचे हुए 4 लोग अपनी राइफलें उठाकर कमरे से बाहर निकले और उनकी आंखें हेनरी और दूसरों को घृणा से घूर रही थीं। चार्ल्स और टोनी ने उन्हें अपनी राइफलें जमीन पर गिराने और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर घुटनों के बल बैठने का निर्देश दिया। तुम यहाँ अकेले हो? चार्ल्स ने पुष्टि के लिए पूछा। चारों ने रुककर फिर धीरे से सिर हिलाया। और बाकी लोग, वे कहाँ हैं? टोनी ने पूछा। चारों ने बिना कुछ बोले बस घूर कर देखा। डेवोन आगे बढ़ा और अपनी बंदूक को उनमें से एक के सिर पर क्लब की तरह मारा। तारांकन धमाका। तारांकन मारा गया। गिरोह का सदस्य सिर के एक तरफ एक बदसूरत घाव के साथ एक तरफ गिर गया। उस एक वार ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी और मिट्टी खाते हुए उसे पता था कि अगला वार उसकी खोपड़ी को चीर सकता है। वे चले गए, एक घायल व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। अब उसका विद्रोही रूप थोड़ा शांत हो गया था क्योंकि उसे अपने साथी के भाग्य का सामना करने का डर था। आज सुबह, शायद 1 घंटा पहले, दूसरे ने कहा। कहाँ? डेवन ने घूरते हुए पूछा और अपनी बंदूक को फिर से हमला करने के लिए कसकर पकड़ लिया। तुम डायोनिसियो गैंग हो, है न? लैंगलोड गैंग के सदस्य ने कहा। मेरे सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हो? डेवन ने गड़गड़ाहट भरे लहजे में पूछा और फिर से अपना डंडा घुमाने लगा। नहीं, रुको, गैंग के सदस्य ने अपनी हथेलियां फैलाते हुए कहा। वे तुम्हारे बेस पर गए थे क्या? उन्होंने पूरी रात इसकी योजना बनाने में बिताई। उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरकार पता चल गया कि तुम कहाँ छिपे हुए हो, इसलिए वे आज सुबह तुम्हारे बेस पर हमला करने के लिए निकल पड़े। बॉस ने कहा। उसने कहा कि वह इसे जलाकर राख कर देगा। और वे अकेले नहीं गए। इसका क्या मतलब है? देखा, वहाँ आगंतुक थे। पता नहीं वे कहाँ से आए थे, लेकिन वे मजबूत हैं। बॉस उनके साथ काम कर रहा है। वे साथ साथ चल पड़े। डेवोन ने पीछे मुड़कर दूसरों की ओर देखा और उन्होंने एक दूसरे को देखा। आगंतुक, ट्रिस ने फुसफुसाते हुए कहा और सभी के मन में एक ही विचार आया। वाइकर्स। सभी चुप हो गए, इतने चुप कि हेनरी को यकीन था कि वह उनके सीने में धड़कते दिलों को सुन सकता था क्योंकि उनके चेहरे डर के भावों में बदल गए थे कि वाइकर उनके बेस पर हमला करने का क्या मतलब था। इसका एक बड़ा निहितार्थ ये भी था कि अगर वे पहले आते तो वे घात लगाकर हमला कर सकते थे और उन्हें न केवल लैंगलॉर्ड्स का सामना करना पड़ता बल्कि वाइकर्स का भी सामना करना पड़ता जिनकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। वे कितने थे? डेवन ने नियंत्रित आवाज में पूछा। ये आगंतुक। वे कितने थे? F5 सर। और आपने कहा कि वे कब चले गए? डेवन ने पूछा। 1 घंटे से ज्यादा पहले सर। स्टीफन ने भौहें सिकोड़ी। मुझे आश्चर्य है कि हम रास्ते में उनसे नहीं मिले।
न्यू फ्रॉयडन की ओर जाने वाले रास्ते सिर्फ उसी तक सीमित नहीं हैं जिस पर हम गए थे, चार्ल्स ने कहा। इसके अलावा चूंकि उनके पास पहले से ही वाइकर थे, इसलिए शायद उन्हें बाकी ठिकानों पर हमला करने की ज़रूरत नहीं लगी। अगर उन्होंने इस पर विचार किया होता तो शायद हमारे रास्ते आपस में मिल जाते, टोनी ने आगे कहा। तारांकन धमाका, तारांकन। प्रभाव की आवाज़ ने सभी का ध्यान वापस डेवॉन की ओर खींचा और उन्होंने देखा कि वह घुटने टेके हुए लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्यों के सिर पर अपनी शॉटगन की बट से लगातार वार कर रहा था। उसने हर एक के सिर पर तब तक वार किया जब तक कि उनकी खोपड़ी में बड़े बड़े घाव साफ दिखाई देने लगे और उनकी आंखें बेजान हो गईं। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। असल में योजना लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्यों को मारने की थी। इस तथ्य से कि पहले कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं बदला या दया की ज़रूरत नहीं पड़ी। डेवॉन को कपड़े का एक टुकड़ा लटका हुआ मिला और उसने अपनी शॉटगन से खून साफ करना शुरू कर दिया, जबकि उसने दूसरों को देखा और पूछा, अच्छा, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? डाना ने पूछा। डेवन को ऐसा लग रहा था कि वह सवाल समझ नहीं पाया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? उसने पूछा। चलो चलते हैं। रुको, तुम्हारा मतलब है वापस? हवेली में वापस? बेशक, डेवन ने कहा। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है, क्यों? डेवन ने पूछा। उसकी आंखें दाना की आंखों में घुस गईं। एंगस वहां है, अकेला। उसके पास अच्छा, ओल जो है, स्टीफन ने कहा और बाकी लोग हंस पड़े। बेशक, यह एक मजाक के तौर पर कहा गया था। एंगस हमेशा कहता था कि वह जो को लंबे समय से जानता है और वह आदमी अपने दिनों में एक सक्षम गैंगबैंगर था, लेकिन अब वे दिन चले गए हैं। कामों का प्रबंधन करना अब उस आदमी के लिए सबसे अच्छा उपयोग था। उसके पास शायद कोई भी न हो, चार्ल्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन वास्तव में, हम में से कोई भी वहां क्या मदद कर सकता है? 5 वाइकर और शायद 20 लैंडलॉर्ड अभी हवेली की ओर जा रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? कि हम जीत सकते हैं? मुझे वाइकर से कोई डर नहीं है, डेवोन ने कहा। ठीक है, तुम्हें डरना चाहिए। शक्ति के सामने मांसपेशियां बेकार हैं। असली शक्ति, जादू के सामने तो वे और भी बेकार हैं जो वाइकर के पास है, डाना ने कहा और उसने डेवोन की बांह पकड़ी और उसे अपने शरीर के पास खींच लिया। डेवोन ने अपनी बांह छुड़ाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तुम सब कायर हो, और तुम एक मूर्ख हो। आप जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है कि हम सभी को अपनी मौत की ओर दौड़ना चाहिए, स्टीफन ने कहा और वह हाफ ऑफ के करीब एक कदम आगे बढ़ा। उनकी ऊंचाई में कुछ इंच का अंतर था, लेकिन स्टीफन ने ऊपर देखा और डेवन के चेहरे पर एक ही नज़र डाली। डेवोन ने अपनी नाक से हवा निकालते हुए उसके करीब एक कदम बढ़ाया। मुझे एक बार और बेवकूफ़ कहो। धमकी स्पष्ट थी, लेकिन स्टीफन पीछे नहीं हटा। जब डेवन ने अपनी मुट्ठियां भींचनी शुरू की तो स्टीफन ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अपने और डेवन के आकार में अंतर के कारण ये तुलना में लगभग दयनीय लग रहा था। ठीक है, बस हो गया, टोनी ने एक हाथ को शांत करने के लिए बढ़ाया और दूसरे को अपनी कमर पर बेल्ट से पकड़े हुए होल्स्टर में अपनी रिवॉल्वर के हैंडल पर रखा। कुछ सेकंड बीत गए जब दोनों एक दूसरे को घूरने की होड़ में लगे रहे और फिर डेवन ने दूसरी तरफ देखा। बह, तुम्हें पीटना भी प्रयास के लायक नहीं है। बाकी तुम लोग यहीं रहो, मैं चलता हूँ। डेवन ने स्टीफन को टक्कर मार दी, जिससे छोटा आदमी लगभग जमीन पर गिर गया, जबकि वह अपने घोड़े की ओर जा रहा था। रुको, दाना ने पुकारा और हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। तुम नहीं जा सकते। क्या तुम नहीं देख सकते? लैंडलॉर्ड्स और वाइकर्स हमारे पीछे हैं। हम बस भाग सकते हैं। भाग जाओ। डेवन ने अपना हाथ उसकी पकड़ से खींच लिया और इस बार उसने इतनी आक्रामकता से किया कि वह कुछ कदम पीछे हट गई। तो जाओ, अगर तुम चाहो। मैं वापस जा रहा हूं और मैं एंगस की मदद कर रहा हूं। और मुझे तुम में से किसी की भी मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, हेनरी ने अचानक निक्स के पास खड़े होकर कहा और सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं। क्या? उसने पूछा। डेवन उसके पास चला गया और एक लंबी खर्राटों वाली आवाज़ निकाली। तुम जाओगे? उसने पूछा। बेशक। क्यों? हेनरी ने आह भरी। क्या इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए? डेवोन ने फिर से नाक भान से कुड़ी। हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या इसीलिए तुम वापस जा रहे हो? हेनरी ने पूछा। हीरो बनने के लिए? डेवोन का चेहरा मुड़ गया। एंगस ने मुझे तब देखा जब मैं उद्देश्यहीन था और उसने मुझे एक उद्देश्य दिया। मुझे याद है, हेनरी ने धीरे से कहा। यह उन यादों में था जो उसे पुराने हेनरी से विरासत में मिली थीं। डेवोन दूसरा व्यक्ति था जिसे एंगस ने अपने गिरोह में भर्ती किया था। हेनरी पहला था। उद्धरण चिन्ह ... मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दूंगा, डेवोन ने कहा। तो हम सहमत हैं, हेनरी ने कहा और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। हम साथ साथ सवारी करेंगे। डेवोन ने हाथ को देखा और फिर अपने होठों के किनारे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया, जो उसके अतिरिक्त लंबे कैनाइन में से एक के ठीक पीछे था। हाँ, हम साथ साथ सवारी करेंगे।
दोनों हाथ अलग हो गए और डेवोन अपने बड़े घोड़े के पास काठी पर चढ़ने के लिए चला गया। हेनरी भी निक्स की काठी पर चढ़ गया। आप गंभीर नहीं हो सकते, स्टीफन ने कहा। हेनरी, डेवोन, आपको पुनर्विचार करना चाहिए, टोनी ने गंभीर स्वर में कहा। हेनरी ने बस मुस्कुराया। पुनर्विचार करने की कोई बात नहीं है। हेनरी इतना आश्वस्त क्यों था? ठीक है, 1 मिनट या उससे अधिक समय पहले जब अन्य लोग बहस में उतरे थे और डेवोन ने अपनी बंदूक से जिन लोगों को मौत के घाट उतारा था उनकी संपत्ति को काटने के ठीक बाद हेनरी को सिस्टम से एक अलर्ट मिला। मुख्य खोज, प्रतिशोध शिकार खोज को अपडेट किया गया है। दुश्मन आपके बेस पर आ गया है और आपकी खोज को थोड़ा समायोजित किया गया है। खोज की स्थिति, गैंग के सदस्यों और वाइकर्स का शिकार करें जो हेड्रॉन हवेली की ओर जा रहे हैं। आप लैंगलॉर्ड गैंग के प्रत्येक सदस्य को मारने पर 100 एक्सपी का बोनस प्राप्त करेंगे। आप वाइकर को मारने पर 250 एक्सपी का बोनस प्राप्त करेंगे। शुभकामनाएं। मैं अब पहले से ज्यादा मजबूत हूँ ट्रिस, और मैंने रेना और अर्न का सामना किया। डेवन ने भी पहले ही जाने के लिए स्वेच्छा से हामी भर दी है और मैंने उसके आंकड़े देखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि वह सक्षम है। मैंने लेस दैन एलमिनिस्टर के स्टॉक ग्रेटर दैन से हीलिंग और मैना पोशन फिर से मंगा लिए हैं। मेरे पास हाइड्रा के डंक में 6 हाइड्रा टंक बुलेट बचे हैं और पुरस्कार इतने आकर्षक हैं कि मैं उन पर विचार कर सकता हूं। मुझे ये करना ही होगा। हेनरी ने दूसरों की तरफ देखा और देखा कि ट्रिस अपने होंठ काटते हुए उसे देख रही है। उसने उसे यह बताने के लिए मुस्कुराया कि वह नहीं आ रही है, ये ठीक है। आखिरकार पिछली बार जब उसने वाइकर का सामना किया था तो वह जल गई थी और लगभग मर गई थी, इसलिए यह उचित था। मैं भी आ रही हूँ, ट्रिस ने अचानक कहा जब वह अपने घोड़े के पास गई और उसकी लगाम पकड़ी। ट्रिस, क्या तुम पागल हो? स्टीफन ने पूछा, ये खतरनाक है। बेशक ऐसा ही है। तो आपको भी आना चाहिए, ट्रिस ने कहा और उसने खुद को एक लापरवाह हंसी की अनुमति दी। वह अब अपने घोड़े की काठी पर थी और उसने दूसरों को देखने से पहले एक बड़ी मुस्कान के साथ हेनरी को देखा। लानत है। ठीक है, स्टीफन ने कहा और अपने घोड़े पर चढ़ गया। यह आत्महत्या है, लेकिन मैं भी आऊंगा, मुझे लगता है, डाना ने डेवोन पर एक आखिरी नज़र डालते हुए कहा। चार्ल्स ने आह भरी। ठीक है, मैं भी आऊंगा। टोनी ने अपना सिर हिलाया लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। मैं भी। डरकर भाग जाने वाला अकेला व्यक्ति बुरा लगेगा। चलो पहले देखते हैं कि हम क्या लेकर भाग सकते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। पैसे थे, लगभग 50,000 वर्लान के नोटों में, लेकिन उस बेस के लिए जहां डोरन खुद छिपा हुआ था, ये बहुत कम था। बूढ़े बकरे के पास यहां से बहुत दूर कोई गुप्त जगह होगी। स्मार्ट, चार्ल्स ने एक नाराजगी भरे लहजे में स्वीकार किया। टोनी ने अपना घोड़ा घुमाया और अपने घुड़सवारी समूह के सामने चला गया जैसा कि उसने और चार्ल्स ने इन बेस छापों के दौरान किया था। लैंगलोट और वाइकर्स के पास हमसे 1 घंटे से ज़्यादा का समय है, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है जो हम ले सकते हैं जो अपेक्षाकृत छोटा है। अगर हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो हम पकड़ सकते हैं या कम से कम दूरी कम कर सकते हैं। चलो, या डायोनिसियो गिरोह के तेज़ी से आगे बढ़ने पर घोड़े के खुरों ने ज़मीन पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। ये देखना बाकी था कि क्या वे सिर्फ अपने बेस की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे थे या वे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे थे। किले से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर डायोनिसो गिरोह के सदस्य अभी अभी बाहर निकले थे और हेड्रॉन हवेली से सैकड़ों किलोमीटर दूर। सवारों का एक बड़ा समूह एक समान गति से सवारी कर रहा था। सभी ने अपनी पीठ पर राइफलें, रिपीटर और रिवॉल्वर लटका रखे थे या कमर के पास होल्स्टर में रखे हुए थे। उन सभी को एक साथ गिनने पर उनकी संख्या 25 से अधिक थी और सभी अपने चेहरे पर अध्ययनशील भाव और एक ही उद्देश्य के साथ सवारी कर रहे थे। सवारी समूह के शीर्ष पर कोलमो हर्न के साथ एक आदमी था जिसकी दाढ़ी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और वह जंगली दिखने के करीब था। वह एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था और जब उसने जो लबादा पहना हुआ था वह फड़फड़ाता था तो उसकी मांसपेशियों की झलक मिलती थी जो उसकी शर्ट से काफ़ी कसकर बंधी हुई थीं। उस आदमी की आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठ परेशानी और गर्व में थोड़े सिकुड़े हुए थे। वह डोरन लैंगलोड था, लैंगलोड गैंग का नेता और पूरे देहात में सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति। जिस समय डोरन अपने चरम पर था उस समय ये तथ्य कि उसका चेहरा और नाम वांटेड पोस्टरों पर था डर का स्रोत नहीं था बल्कि गर्व की बात थी। वास्तव में वह इसे बनाए रखना चाहता था और किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंट को उसे न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश करने की चुनौती देता था। कई लोगों ने बेशक कोशिश की थी और इस कोशिश में और भी कई लोग मारे गए थे। डोरन की क्रूर होने की प्रतिष्ठा इस हद तक थी कि इनाम के शिकारी उसके सिर के लिए नौकरी स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचते थे। अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था और यह संभावना नहीं थी कि कोई भी सफल होगा। हाँ, डोरन ने कई वर्षों तक एक शक्तिशाली स्थिति का आनंद लिया था जिसका उसके लिए बहुत मतलब था क्योंकि वह कुछ भी नहीं से आया था और उसने खुद को उस जगह पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। निर्दयी गैंग लीडर की भयावह स्थिति को बनाए रखना जो उसके पास वर्तमान में थी। और फिर भी एक छोटा गैंग उसके लिए कांटा बन गया।
ये पर्याप्त नहीं था कि उन्होंने अपने दल में शामिल होने के लिए विशेष रूप से सबसे अच्छे लोगों को चुना था, लेकिन पहली मुलाकात से ही डोरन को पता चल गया था कि एंगस डायोनिसियो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि एंगस का आकार उसके मुकाबले छोटा था, फिर भी डोरन को किसी तरह की आभा महसूस हुई थी जो उसे बता रही थी कि अगर वह केवल दिखावे से ही काम चला लेता है तो उसे झटका लगने वाला है। डायोनिसियो गिरोह ने उनमें से ज्यादा लोगों को मार डाला था जितना वे कभी नहीं मार पाए थे। वे हमेशा सबसे अच्छी नौकरियों के लिए सबसे अच्छी युक्तियां प्राप्त करने और उनसे पहले सबसे महंगी लूट को प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। आखिरी दिन का ट्रेन की नौकरी थी। लैंगलॉर्ड को कीमती लूट की एक युक्ति मिली थी जो उसे ट्रेन को हाईजैक करने पर मिल सकती थी, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहता था। कौन इतना पागल होगा कि एक मैनर लॉर्ड को लूटने का प्रयास करे, खासकर जब खबर हो कि मैजिक लूट की रक्षा कर रहा है। कौन इतना पागल होगा? जाहिर है एंगस इतना पागल था। जब सफल डकैती की खबर उसके कानों तक पहुंची तो डोरन लैंगलॉर्ड भड़क गया। उसका शरीर ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। उस काम को करने के बाद से जो दिन बीत चुके थे उसमें उसे और भी यकीन हो गया था कि उस काम के बारे में दोबारा सोचना सही था। 7 वाइकर पहले ही लूट के पीछे भेजे जा चुके हैं, डोरन ने सोचा जब उसका घोड़ा घुड़सवारी दल के आगे सवार था और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुमने खुद को कितनी मुश्किल में डाल लिया है एंगस डायोनिसियो, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने खुद से छुटकारा पाना आसान बना दिया है। बॉस, इस गति से हम 1 घंटे में हेड्रॉन हवेली पहुंच जाएंगे, कोलम ने डोरन के बगल से कहा। डोरन ने खुद को अपने गहरे विचारों से बाहर आने दिया और उसने गंभीर स्वर और भाव के साथ सिर हिलाया। अच्छा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वे शापित हवेली में रहेंगे, कोलम ने कहा। वे वाकई पागल होंगे। डोरन ने सिर हिलाया। मैंने कम करके आंका कि एंगस कितना मूर्ख था, या शायद कितना होशियार था, उसने आखिरी 4 शब्द बुदबुदाते हुए कहे। कॉलम ने ठहाका लगाया। हवेली का अभिशाप सच होना चाहिए। इतनी बुरी किस्मत इकट्ठा करने के लिए वाइकर जैसे शक्तिशाली दुश्मन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। डोरन ने फिर भौहें सिकुड़ी। मुझे नहीं पता कि तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो, उसने गुस्से के लहजे में कहा। तुम्हारे साथ बहुत से आदमी थे और फिर भी सिर्फ तुम ही बच गए, और वे सिर्फ 2 ही थे। कॉलम ने पलकें झपकाईं और उसके होठों के कोने फड़क उठे। लाल बालों वाली कुतिया, हमें उम्मीद थी और हम उसे मार सकते थे, मुझे यकीन है। लेकिन लड़का अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद उसकी गोलियों को निशाना बनाने के लिए निर्देशित कर रहे थे, या शायद ये शैतान था। जो भी था, इसने उन्हें 2 वाइकरों को मारने के लिए सक्षम बनाया। ये चिंताजनक है, डोरन ने पीछे की ओर देखते हुए कहा। क्या आपको हम पर संदेह है? डोरन और कोलम के पीछे से एक आवाज आई। ये वाइकरों में से एक था। क्या इसीलिए तुम हमारे साथ सवारी करने के लिए इतने सारे कचरे लाए हो? दूसरे वाइकर ने पूछा। इस एक के काले बाल और भूरी आंखें थीं। उसका एक हाथ घोड़े की लगाम पर और दूसरा तलवार की मूठ पर था। मुझे संदेह नहीं है, डोरन ने शांति से कहा। मैं सतर्क हूँ। यहाँ कोलम के अनुसार केवल 2 डायोनिसियो थे और वे आप में से 2 को मारने में कामयाब रहे। हम उनके बेस की ओर जा रहे हैं जहाँ उनका अजीबोगरीब शक्तिशाली नेता है। सतर्क रहना बुद्धिमानी है। मैंने बीमा के तौर पर इतने सारे लाए हैं। डायोनिसियो गिरोह का आज अंत होना चाहिए, तलवार वाले वाइकर ने कहा। रेना और अर्न लॉर्ड एलेरिक के लिए अपमान हैं। वे कमज़ोर थे और सिर्फ पार्लर की चालों में फंस गए। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। कोई केवल उम्मीद कर सकता है, डोरन ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति एक जैसी थी। कोई केवल उम्मीद कर सकता है। तुमने हमें कभी नहीं बताया कि इस चेस्ट के अंदर क्या था जिसे उन्होंने चुराया था, कोलम ने अपनी आंखों में लालच भरी नज़र के साथ कहा। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। वैसे भी तुम जैसे लोग कभी भी इसका ताला नहीं तोड़ सकते। चेस्ट की सामग्री तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक हम इसे अपने भगवान के लिए वापस नहीं ले लेते। वह इसे वापस ले लेगा और चोर अपनी हिम्मत के लिए जलेंगे, और हमें उस भूमिका के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जो हमने सहमति के अनुसार निभाई थी। कोलम ने पूछा। बेशक, वाइकर ने कहा। लॉर्ड एलेरिक हमेशा अपने कर्ज चुकाता है क्योंकि वे चोर सीखने वाले हैं। हेड्रॉन हवेली एक जादुई ताला, एक कोडेक्स की तरह है। ये वास्तव में जितना कोई सोच सकता है उससे कहीं अधिक वैज्ञानिक है, और उसे बनाने वाली चुड़ैल के साथ दशकों बिताने के बाद एंगस डायोनिसियो को जादू के बारे में ऐसी जानकारी मिली जो उसके स्टेशन से आगे निकल गई थी। यही कारण था कि वह इतना आश्वस्त था कि वह संदूक को खोलने में सक्षम होगा। संदूक के बारे में उसे जो जानकारी मिली जिसके कारण उसने इसे चुराया, उससे उसे पता चला कि लॉर्ड एलेरिक ने संदूक को बंद नहीं किया था। इसे उस व्यक्ति ने बंद किया था जिसने इसे उसके पास भेजा था। इसका मतलब था कि संदूक किसी विशिष्ट जादुई हस्ताक्षर से बंद नहीं था और इसे या तो एक सटीक कुंजी से या कई परीक्षणों और त्रुटियों के माध्यम से खोला जा सकता था। ज्ञान के लिए धन्यवाद। उसने अपने निर्माता से जो कुछ प्राप्त किया था, एंगस को शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी, लेकिन वह बार बार असफल रहा।
वह मीटिंग रूम के अंदर ही रहा, ये जानते हुए कि वह ब्लैक मैनर के भगवान की पहुंच से बच नहीं सकता था, और इस विडंबना पर मुस्कुरा रहा था कि एकमात्र चीज़ जो उसे मौका दे सकती थी वह उस संदूक में बंद थी जिसका जादुई ताला वह तोड़ने में विफल हो रहा था। लेकिन वह इस पर कायम रहा। 1 सप्ताह से अधिक समय तक वह इस पर कायम रहा, क्योंकि निश्चित रूप से एक ताला उसे उस लक्ष्य से कैसे दूर रख सकता था जिसका पीछा उसने आधे दशक से किया था। तारांकन क्लिक, तारांकन। सफल ब्रेक की आवाज़ सुनकर एंगस रुक गया और उसकी आंखों में उत्साह और अविश्वास का मिश्रण था। उसके माथे पर बनी निराशा की काली रेखाएं संदूक के ढक्कन के 1 इंच खुलने पर चिकनी हो गईं। एंगस ने ढक्कन के किनारों को पकड़ा और अंदर देखने के लिए इसे पूरी तरह से खोल दिया। जब वह अंततः अपना पुरस्कार लेने के लिए संदूक में हाथ डाला तो उसकी प्रसन्नता भरी मुस्कान आनंद की मुस्कान में बदल गई और उसकी आंखों में एक विपरीत उत्साहपूर्ण भाव आ गया। संदूक में एक शिखा जैसी वस्तु रखी थी, जिसके किनारों पर चांदी की परत थी और जो बीच के हिस्से को घेरे हुए थी, एक बैंगनी रत्न जो चमक रहा था और एक अजीब ऊर्जा से स्पंदित था। यह एक समान लय में धड़क रहा था, जैसे दिल की धड़कन। जिस क्षण उसका हाथ उस पर लगा, एंगस ने महसूस किया कि ऊर्जा उसके अंदर से गुजर रही है और उसके अस्तित्व के सार पर जोर से प्रहार कर रही है, मानो उसे तोड़ने का लक्ष्य बना रही हो। यह उसे अस्वीकार कर रही थी। एंगस ने अपने स्पर्श को पीछे हटाने वाली ऊर्जा पर मुस्कुराया, लेकिन उसने इसकी उम्मीद की थी और तैयार था। ये वस्तु जितनी शक्तिशाली थी, वास्तव में इसमें चेतना नहीं थी, जिसका अर्थ था कि इसके प्रतिरोध को दबाने के लिए एक सरल अनुष्ठान पर्याप्त होगा। एंगस ने वस्तु को वापस संदूक में रख दिया और अपनी हथेली को काटने के लिए एक खंजर निकाला और अपने खून को धड़कते हुए रत्न पर टपकाया। एक वाइकर का अपने निर्माता के साथ बंधन पवित्र है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। वाइकर अपने निर्माता की रक्षा अपने जीवन से करते हैं, क्योंकि अगर उनके निर्माता की मृत्यु हो जाती है तो उनके जीने का कारण भी उनके साथ मर जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि बिना किसी जीवित निर्माता के वाइकर के लिए वे अभी भी अपनी क्षमताओं की पूरी ताकत को कहीं छिपा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं। यह ऐसा है जैसे वे अपने हाथों को किसी ऐसी चीज़ की ओर बढ़ा रहे हैं जिसे वे फिर कभी नहीं छू पाएंगे। अपने निर्माता के साथ अपने बंधन को तोड़ने और खुद को उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए मुक्त करने का तरीका खोजना ही वह सब था जिसके लिए एंगस अपनी मृत्यु के बाद से प्रयास कर रहा था। और वह जानता था कि ऐसा करने के लिए, किसी वस्तु या किसी भी सेवा को कमीशन करने के लिए जो उसे बंधन तोड़ने की अनुमति दे सकती है, उसके लिए धन की आवश्यकता होगी जो उसके पास नहीं था। उसके निर्माता की संपत्ति का इतिहास उसके अंतिम दिनों में ही छीन लिया गया था। वह ये भी जानता था कि वह संभवतः अकेले ऐसा नहीं कर सकता था, जिसके कारण अंततः डायोनिसियोगैन का निर्माण हुआ। उसे एक ऐसी वस्तु को खोजने में आधा दशक लग गया जो उसे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती थी, और यह जानने के लिए कि इसे ब्लैक मैनर के लॉर्ड मॉड एलेरिक द्वारा कमीशन किया गया था, उसे रोका नहीं। और अब ये यहाँ था, विनकुलम बॉन्डमेकर ब्रेकर। एक शक्तिशाली वस्तु जिसे केवल धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, और फिर भी एंगस को अपने पूरे जीवन में देखने का सौभाग्य जितना मिला था उससे कहीं अधिक धन की आवश्यकता होगी। चोरी वास्तव में एकमात्र रास्ता था, एंगस ने सोचा और खुद से हंसा। वास्तव में चोरी ही एकमात्र रास्ता था। या तो उसने 2 कुलीन परिवारों के खजाने को लूट लिया, या उसने परिवहन के दौरान एक ही संदूक को रोक लिया। बाद वाला तरीका कहीं अधिक आसान लग रहा था। रत्न ने एंगस के रक्त को अवशोषित कर लिया और धड़कन और भी तीव्र हो गई, क्योंकि एंगस ने एक बार फिर संदूक में हाथ डालकर उसे अपनी छाती पर रखने से पहले उसे बाहर निकाला। वस्तु के चांदी के किनारों पर चांदी के तंतु उगने लगे जो एंगस की छाती पर फैल गए और उसके मांस में धंस गए। और बैंगनी रत्न की हर धड़कन के साथ एंगस के भीतर भी एक अजीब शक्ति का संचार हुआ। पहले तो ये दर्दनाक था और उसने अपनी पीठ को मोड़ा, अपनी बाहें फैलाईं और अपने दांत पीसते हुए छत की ओर देखा, लेकिन फिर इससे राहत की भावना आई। वह संयम जिसने उसकी क्षमता को बांध रखा था धीरे धीरे पिघल रहा था। एंगस धीरे धीरे पीछे की ओर गिरा और बैठक कक्ष में कुर्सी पर बैठ गया, उसके हाथ आर्मरेस्ट को पकड़े हुए थे। 1 घंटा या उससे अधिक समय बीत गया जब विनकुलम उसके शरीर के साथ घुल मिल गया और उसकी प्रतान उसके शरीर के अंदर गहराई तक फैल गई और कुछ हद तक उसके तंत्रिका तंत्र के साथ मिल गई। वास्तव में उन्हें एक के रूप में बांध दिया। जब प्रक्रिया अंततः समाप्त हो गई तो एंगस ने अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियां अब एक हल्के बैंगनी रंग की चमक उठी। जब उसने एक सांस छोड़ी, इससे पहले कि वह एक हंसी में बदल जाए जो एक हार्दिक ठहाका बन गई, उसने अपना हाथ उठाया और उस शक्ति के वापस आने पर आश्चर्यचकित हुआ जो उसने खो दी थी, जो उसके अंदर फिर से उमड़ रही थी। उसके मन के भंडार वापस आ गए थे, जैसे कि वे उसके निर्माता की मृत्यु से पहले थे, और भी अधिक उत्साही लग रहे थे। बैंगनी रत्न उसके दिल की धड़कन के साथ धड़क रहा था, जैसे कि पूर्ण आत्मसात का संकेत हो। ये हो गया, एंगस ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसके कान फड़कने लगे और उसने अपना सिर इस तरह झुकाया जैसे कि उसे कुछ पता चल रहा हो। पहले तो एंगस को आश्चर्य हुआ कि क्या यह उन लोगों की वापसी है जो एक दिन पहले ही चले गए थे, लेकिन जब उसे आने वाली भीड़ से एक स्पष्ट दुश्मनी का एहसास हुआ तो यह विचार चला गया। डोरन,
एंगस की मुस्कुराहट उसके चेहरे से नहीं हटी, लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मीटिंग रूम के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला ताकि वह सीढ़ियों से नीचे उतर सके और हवेली से बाहर निकल सके और अपने आगंतुकों का सामना कर सके, तो यह और भी बढ़ गई। गुडोल्फ, जो हमेशा की तरह कामों का निर्देशन कर रहा था और हेड्रॉन मैंशन कंपाउंड की ओर घोड़ों के खुरों की आवाज़ की ओर देखने वाला वह पहला व्यक्ति था। उसे यह समझने में बस एक सेकंड लगा कि इस समूह की संख्या उन लोगों से ज्यादा है जो कल काम पर गिरोह से निकले थे, और वह तुरंत वापस भागने लगा। कुछ बार लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी वह चिल्लाता रहा, यह एक हमला है, अपने हथियार ले लो। चोर समूह ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे तुरंत छोड़ दिया और जहां भी उन्होंने अपने हथियार छिपाए थे वहां भाग गए, लेकिन जब वे भाग रहे थे, घोड़े हेड्रॉन मैंशन के परिसर में कूद पड़े और तुरंत गोलियां चलने लगीं। अरे! चोर ग्रुप के कई सदस्यों के शरीर में गोलियों के घुसने से आवाज़ें लगभग एक जैसी थीं, जिससे उनकी पीठ झुक गई या उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनके चेहरे इमारतों से टकरा गए, जिससे सबसे अच्छी स्थिति में फ्रैक्चर हो गया और सबसे बुरी स्थिति में गोली ने जो शुरू किया था उसे पूरा किया और उनकी मौत हो गई। उनमें से किसी को भी मत छोड़ो, डोरन लैंगलोट ने घुड़सवारी समूह के मुखिया पर चिल्लाया, क्योंकि उसका घोड़ा गोल गोल घूम रहा था जैसे कि वह किसी को ढूंढ रहा हो। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। यह एक कांस्य हथियार था जो सोने से मढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन यह बाकी हथियार की तरह लोहे का था। इसे सिर्फ एक गरिमापूर्ण रूप देने के लिए रंगा गया था। ये काम कर गया। बंदूक एक नेता के हथियार की तरह लग रही थी और हथौड़े की कॉकिंग और सटीक निशाने के साथ डोरन ने गोली चलाई और डायोनिसियो गैंग के एक सदस्य के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हा, तुमने बॉस की बात सुनी, किसी को मत छोड़ो, कोलम चिल्लाया जब 5 लैंगलॉर्ड गैंग के सदस्य अपने घोड़ों से उतरकर हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। उन्हें भागने का कोई मौका न दें। वाइकर अभी भी अपने घोड़ों पर सवार थे और हमलावर गिरोह की भीड़ के सबसे पीछे थे। उन्हें नहीं लगा कि यह समूह उनके समय के लायक है, और अगर उपद्रवी लैंगलॉर्ड समूह हवेली में घुस गया तो उन्हें चेस्ट को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़नी पड़ेगी। लैंगलॉर्ड गैंग के 5 सदस्यों ने हवेली के बड़े लेकिन जीर्ण शीर्ण दरवाजे को लात मारकर खोला और हवेली में घुस गए। हालांकि वे 5 कदम से ज्यादा अंदर नहीं गए थे जब वे एंगस से टकरा गए। डायोनिसियो गैंग के नेता की बैंगनी पुतलियां चमक उठीं क्योंकि वह उनकी ओर आसान कदम बढ़ा रहा था। उसकी शर्ट इतनी खुली हुई थी कि बैंगनी रत्न उसकी छाती पर धड़क रहा था और उसके चारों ओर तने फैले हुए थे। एंगस ने छाती को अपनी बांह के नीचे दबा रखा था और मुस्कुराते हुए उनसे मिला। वापस जाओ, उसने धीरे से कहा। जादुई ऊर्जा की एक लहर उसके अंदर से बह रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे लैंगलॉर्ड गैंग के सदस्यों की बाहों और पैरों में डोरी बंधी हो, क्योंकि वे हवेली से पीछे की ओर चलने लगे। एक कदम। क्या है? एक ने पूछा, जबकि वह और अन्य जादुई पकड़ के खिलाफ जोर लगा रहे थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एंगस ने कुछ नहीं कहा और बस उनका पीछा किया, क्योंकि वे पीछे की ओर कदम बढ़ाते रहे जब तक कि वे दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए और वापस हेड्रॉन हवेली परिसर में नहीं आ गए। रुको, ये काफ़ी है, एंगस ने कहा और पांचों ने चलना बंद कर दिया, लेकिन वे जोर लगाना जारी रखते थे क्योंकि उन पर डोरी अभी भी नहीं गई थी। अच्छा, एंगस ने सिर हिलाते हुए कहा और उसने डोरन लैंगलोट और कोलम ओ हर्न की ओर देखा और फिर अपनी पकड़ में आए पांचों की ओर देखा। अब अपने नेता की ओर मुड़ो और अपने दिमाग को उड़ा दो, उसने कहा। एंगस, डोरन चिल्लाया। एंगस ने बस मुस्कुराया जब पांचों ने भय से आंखें फाड़कर अपनी बंदूकें सिर पर उठाईं और ट्रिगर दबाया। तारानकन धमाका, तारानकन, तारानकन धमाका, तारानकन। सभी पांचों एक साथ गिर गए, उनके सिर में बड़े बड़े छेद हो गए और मस्तिष्क का पदार्थ रिसने लगा। उनका अंत पूरी तरह से उनके अपने हाथों में था, एक जादूगर के शब्दों द्वारा नियंत्रित। एंगस, तुम कमीने हो, डोरन ने कहा, और जैसे ही उसने अपने दांत पीसते हुए अपनी बंदूक एंगस पर इतनी सटीक निशाने से तान दी कि अगर वह ट्रिगर दबाता तो सिर पर गोली लगना लगभग तय था। एंगस ने बंदूक पर नज़र डाली और फिर उसकी नज़र डोरन के चेहरे पर गई। मैं आसानी से उनसे कह सकता था कि वे अपनी बंदूकें तुम्हारी ओर मोड़ लें, लेकिन फिर मैं तुम्हारे चेहरे पर वह भाव नहीं देख पाता। अनमोल, एंगस ने पूरे आंगन में देखा। उसने गुडोल्जो को एक वैगन के पीछे छिपते हुए देखा जो डर से अपनी आंखें चौड़ी करके चीज़ों को देख रहा था। उसने कोर समूह के सदस्यों को देखा जो मरे नहीं थे, अपनी राइफलों को पकड़े हुए थे, जबकि लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्यों का सामना कर रहे थे जो रुक गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे और डर रहे थे कि अगला कौन उनका दिमाग उड़ा देगा। गैंग की भीड़ के सबसे पीछे खड़े 5 वाइकर्स ने भौहें सिकोड़कर जो कुछ हुआ था उसे देखा, इससे पहले कि उनमें से एक ने कहा। एक वाइकर, एक स्पेलबाइंडिंग वाइकर, दूसरे ने स्पष्ट किया, मैंने सुना है कि वे शारीरिक रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन वे अपनी बातों से काम चला लेते हैं। उसने केवल 5 लोगों को नियंत्रित किया और मार डाला जिनके शरीर में कोई मैना नहीं था। काले बालों और भूरी आंखों वाले वाइकर ने कहा, इससे प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं,
कैप्टन, लेकिन फिर भी ये दिलचस्प है। अन्य 4 में से एक ने भूरे बालों वाले, भूरी आंखों वाले वाइकर को एक सूक्ष्म झुकाव के साथ कहा, जिसे उसने कैप्टन कहा था। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपको दिलचस्प मानना चाहिए, तो वह है उसकी छाती पर रखी वह चीज़। मैं यहाँ से इसकी जादुई ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ, कैप्टन ने अपनी ग्रे आंखों को एंगस की छाती पर केंद्रित करते हुए कहा और फिर उसकी आंखें एंगस की बाह के नीचे बंद छाती पर चली गईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। यह क्या है? तुम बेवकूफ़ अभी से नहीं बता सकते, कैप्टन ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। ये भगवान की संपत्ति है जो उस कमीने की छाती पर है। जब शब्द उसके कानों तक पहुंचे तो एंगस ने अपनी भौं उठाई और वह मुस्कुराया। वास्तव में, उसने कहा और अपनी बांह के नीचे रखी छाती को इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि उसका ढक्कन खुल गया और पता चला कि वह खाली थी। मैं तुमसे अपने भगवान को मेरे लिए धन्यवाद देने के लिए कहता, क्योंकि बहुत कम लोग इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ बनवा सके, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी भागने नहीं देना चाहता, इसलिए यह एक पहेली है। बस हो गया, डोरन चिल्लाया, तुम हम सभी को नियंत्रित नहीं कर सकते। सभी उसे गोली मार दो, एंगस ने धीरे से कहा। उन्हें फेंक दो। उसके शब्दों की जादुई शक्ति एक शक्तिशाली लहर में बदल गई जो पूरे प्रांगण में फैल गई, लेकिन किसी भी इंसान ने इसे महसूस नहीं किया और अपने अंगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। एक सेकंड में ही उन सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या एंगस के पास चालें नहीं बची हैं, और दूसरे सेकंड में ही उन्हें एहसास हुआ कि यह आदेश उनके लिए नहीं था। घोड़ों के कान फड़कने लगे और उनकी आंखें भय से फटी रह गईं। उन्होंने गुस्से से सांस ली और तुरंत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपने पिछले पैरों पर खड़े होने और अपने सभी सवारों को नीचे गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंगस सीमित था कि वह एक बार में कितने इंसानों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन कम बुद्धि वाले जानवरों को सामूहिक रूप से संभालना आसान था। तारानकन, थप थप, तारानकन। पूरे प्रांगण में जमीन पर गिरने वाले शवों की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसके बाद घोड़ों की आवाज़ें आ रही थीं जो उन्हें नियंत्रित करने वाले राक्षस से दूर जाने के लिए प्रांगण से बाहर निकल रहे थे। भीड़ ने व्यथित होकर कुछ लैंडलॉर्ड गिरोह के सदस्यों के सिर पर रौंद दिया, उनके सिर जमीन की मिट्टी से टकराकर उन्हें मार डाला। एंगस ने मुस्कुराते हुए ये सब देखा और जैसे ही उसकी नज़र आंगन पर पड़ी, उसने अपनी बंदूक पकड़ी और उसे होलिस्टर से बाहर निकाला और बैरल को तानकर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर गिरे हुए गिरोह के सदस्य और भी तेजी से अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि एंगस की गोली से 2 लोग गिर जाते, चोर समूह ने भी एंगस की गोली को कार्रवाई के संकेत के रूप में लिया और अपने दुश्मनों पर हथियार घुमाए और गोली चलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक कारण था कि वे चोर समूह थे। हालांकि वे निश्चित रूप से उत्साही थे और आत्मविश्वास के साथ अपनी बंदूकें चलाते थे, लेकिन वे इतने अच्छे नहीं थे। उनकी अधिकांश गोलियां गलत दिशा में चली गईं और केवल अच्छी किस्मत और दुश्मनों की विशाल भीड़ के कारण ही उनकी कुछ गोलियां निशाने पर लगीं। ऐसा कहते हुए, दुश्मन की ओर से चलाई गई गोलियों की आवाज़ ने लैंडलॉर्ड गैंग को अफरा तफरी में डाल दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, ताकि वे स्थिति को बदलने की कोशिश करने से पहले छिप सकें। डोरन और कोलम अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके साथ लैंडलॉर्ड गैंग के कुछ सदस्य थे और वे सभी अपनी बंदूकें एंगस की ओर तानकर उसे घूर रहे थे, लेकिन गैंग के सदस्यों के बंदूक वाले हाथ में हल्का सा कंपन था। साथियों के साथ जो कुछ हुआ था, उसकी याद अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। एंगस ने उस कंपन को देखा और उसकी बैंगनी आंखों में एक दुखद खुशी की चमक थी। उसे उनकी बंदूकों से डर नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि वह उन्हें अपने हथियार जमीन पर रखने का आदेश दे सकता था, उसकी सजगता अब उसी तीव्र अवस्था में वापस आ गई थी जब वह पूर्ण विकसित वाइकर था। उसकी आंखों और उसकी इंद्रियों के लिए उनकी ट्रिगर उंगलियां सुस्त रूप से धीमी थीं। एंगस ने अपना आदेश बोलने के लिए अपना मुंह खोला और गैंग के सदस्यों के साथ साथ कोलम और डोरन ने गोली चलाने के लिए हाथापाई की। तभी अचानक डायोनिसियो गैंग के नेता से 1 फुट की दूरी पर एक काली आकृति दिखाई दी। एंगस की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे स्टील की एक चमक हवा में फैल गई और उसे काटने के लिए करीब आ गई। वह जो आदेश बोलने वाला था, वह उसके गले के पिछले हिस्से में अटक गया, क्योंकि वह कटने से बचने के लिए दूर कूद गया। एंगस ने पहले हमले से बचने में ही कामयाबी हासिल की थी जब उसने देखा कि उसके हमलावर का शरीर छाया में लिपटा हुआ है, क्योंकि उसका शरीर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसके शरीर के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। वह अचानक एक और वार करने वाला था। हालांकि इस बार एंगस तैयार था। रुको, उसने स्पष्ट आवाज में पुकारा। आदेश वाइकर के शरीर पर लगा और एंगस ने देखा कि उसकी ग्रे आंखें फड़क रही थीं, क्योंकि वह पकड़ के खिलाफ जोर लगा रहा था। उसने सफलतापूर्वक खुद को आदेश से मुक्त कर लिया, लेकिन एंगस ने पहले ही उस संक्षिप्त विराम का फायदा उठाकर अपनी बंदूक चला दी थी। तारानकन क्लैंग, तारानकन। एंगस की आंखें चौड़ी हो गईं जब अचानक एक हाथ ग्रे आंखों वाले शैडो वाइकर के सामने बढ़ा। हाथ काला और पपड़ीदार था और एंगस द्वारा चलाई गई गोली बेकार में उस पर दब गई, उसकी रक्षा को तोड़ने में असमर्थ। कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? स्केल्ड हाथ वाले वाइकर ने पूछा। मत पूछो, उसके सीने से वह चीज़ निकालो और उसे मार डालो। बेशक, स्केल्ड वाइकर ने कहा, तुरंत।
उसका दूसरा हाथ भी स्केल्ड हो गया और उसने अपनी स्केल्ड मुट्ठियों को आपस में पटक दिया क्योंकि उसके कैनाइन 1 इंच बढ़ गए और उसने एक जंगली गुर्राहट निकाली। इस बीच एंगस की इंद्रियां जाग उठीं। उसने डोरन और लैंगलॉट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन अब जब उसे पता था कि उसे क्या देखना है और वह उसकी तलाश कर रहा था, तो उसे लगा कि ये दोनों ही वाइकर नहीं थे जिनकी उसे चिंता थी। 1, 2, 3, इन दोनों के अलावा 3 और हैं। एंगस को लगा कि तीनों उसके करीब आ रहे हैं। ठीक उसी समय जब स्केल्ड वाइकर उसके करीब आ गया, इसलिए उसने कई छलांगें पीछे लीं और चिल्लाया, मेरी रक्षा करो। तीनों ने पाया कि उनके शरीर को कमांड ने जकड़ लिया है और नियंत्रण का विरोध करने का मौका मिलने से पहले ही उन्होंने स्केल्ड वाइकर पर हमला कर दिया। आवश्यकता से प्रेरित होकर स्केल्ड वाइकर ने उनमें से एक को अलग करने के लिए मुट्ठी से जोर लगाया। उसने दूसरे को पकड़ लिया और बस उसे अलग धकेल दिया। तीसरे के लिए तारांकन धमाका। तारांकन, एक गोली चली और एक गोली पीछे से उसके सिर में जा लगी। कोई बचाव नहीं होने और उसका शरीर मुश्किल से उसके नियंत्रण में होने के कारण वाइकर अपने भाग्य से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। 1 सेकंड के लिए बचे हुए अभी भी जीवित वाइकर रुक गए क्योंकि उन्होंने अपने साथी को फर्श पर गिरते हुए देखा। उसके सिर के चारों ओर खून जमा हो गया था। फिर उन्होंने एक साथ जिम्मेदार व्यक्ति की ओर देखा और देखा कि एंगस की बंदूक अभी भी तानी हुई थी और हाल ही में चलाई गई गोली की गर्मी से थूथन से धुआं निकल रहा था। बॉस, कोलम ने कहा, जब वह और डोरन लैंगलोट एंगस को एक वाइकर को मारते हुए देख रहे थे जो उन्होंने सभी चल रही गोलीबारी से बचने के लिए पाया था। एंगस की गोली की आवाज़ से पहले जो कुछ हुआ वह इतना तेज था कि उनकी आंखें उसे समझ नहीं पा रही थीं, और अब ये देखना कि इसका नतीजा ये हुआ कि उनके एक शक्तिशाली सहयोगी की मौत हो गई, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे, उनके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जो भी संदेह पैदा होने लगे थे, डोरन ने अपने सिर को जोरदार तरीके से हिलाकर उन्हें दूर कर दिया। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी 4 लोग उसका ख्याल रखेंगे। आइए हम उस पर ध्यान केंद्रित करें जिससे हम वास्तव में निपट सकते हैं, उन्होंने कहा। बॉस, मैं इसके बारे में सोच रहा था, कोलम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब उसकी नज़र चोर समूह और लैंगली गैंग के सदस्यों के बीच हो रही गोलीबारी पर गई। हमने उन अन्य लोगों को नहीं देखा जिन्हें हम जानते हैं, लाल बालों वाला चार्ल्स, उन अजीब दांतों वाला क्रूर, या फिर उस दिन का लड़का भी। बेशक डोरन ने भी इस बात पर गौर किया था। उसे इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला था क्योंकि एंगस ने खुद को इतनी आसानी से पेश किया था, लेकिन अब जब एंगस एक ऐसे भयंकर और जादुई युद्ध में फंस गया था जिससे वह जानता था कि उसे इससे दूर रहना चाहिए, तो उसने खुद को दूसरों की तलाश करते हुए पाया। शायद हवेली के अंदर, कोलम ने पूछा। वे अपने नेता को लड़ने और छिपने के लिए छोड़ देंगे, डोरन ने घुरघुराहट के साथ कहा। ऐसा नहीं लगता। ठीक है, शायद वे यहाँ नहीं हैं, कोलम ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये सबसे अच्छा होगा, डोरन ने कहा, जब वे वापस आएंगे तो एंगस मर चुका होगा, हवेली हमारी होगी और हम बस अपनी सुविधानुसार उन पर हमला करने का इंतजार कर सकते हैं। उस समय लैंगलॉट गैंग के सदस्य, जिन्हें चोर समूह के कारण छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था, पूरी तरह से स्थिति को बदलने में कामयाब रहे। उन्होंने कुल 3 सदस्यों को खो दिया, लेकिन चोर समूह के हर एक ऋणदाता को सफलतापूर्वक मार गिराया। उनका पूरे प्रांगण में लाशें बिखरी हुई थीं और यह भयावह और खूनी दृश्य था। गोलीबारी में केवल एक ही व्यक्ति बच पाया था, वह था गुडोल्जो, जो हवेली के किनारे एक दरवाजे की ओर भागा और सुरक्षा के लिए अंदर भागा। अफसोस, गिरोह के कुछ सदस्यों ने देखा कि जो हवेली में भागते समय कई बार लड़खड़ाता हुआ आया। उन्होंने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन उसके शरीर के बजाय वैगन और हवेली की दीवारों पर लगी। उसके पीछे गिरोह के 3 सदस्य शूटिंग के दायरे से अलग हो गए, कोर समूह के सफल वध के बाद उत्साहित महसूस करते हुए, और गुडोल्जो के पीछे हवेली में भाग गए। भागते समय उन्होंने अपने रिपीटर को फिर से लोड किया, जो गलियारे से नीचे भागा और पीछे से गोलियां चलने पर चिल्लाते हुए अपना सिर झुका लिया। कुछ गोलियां दीवार पर लगी, लेकिन एक गोली उसके कंधे में इतनी जोर से लगी कि वह दूसरी तरफ से निकल गई। डायोनिसियो टास्कमास्टर ने चिल्लाते हुए अपने घाव पर हाथ रखा और उसकी दौड़ने की गति धीमी हो गई, लेकिन वह एक कोने को मोड़ने और पश्चिम विंग से नीचे जाने में कामयाब रहा। उसके पास हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर भागने और सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते समय गोली लगने का जोखिम उठाने या एक समान विमान पर दौड़ने और उस एकमात्र व्यक्ति के पास जाने का विकल्प था जो उसकी चोटों को ठीक कर सकता था। और जैसे कि भाग्य उस पर मुस्कुरा रहा था, मेडिकल बे का दरवाजा खुला और येलेना अपने चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ दरवाजे के फ्रेम पर झुकी हुई थी। जो खुले दरवाजे से कूद गया और येलेना की बांह पकड़कर उसे अपने साथ अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद करो, लड़की, उसने चिल्लाया। उसके आदेश पर येलेना की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसकी हरी आंखें तब तक हिलती रहीं जब तक कि वे तीनों पर नहीं पड़ीं। उसने निश्चित रूप से गोलियों की आवाज़ सुनी थी और हवेली पर लगी हर गोली के लिए उसे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन तब भी उसने खुद को घर के अंदर रहने का संकल्प लिया था। लेकिन जब गोलियों की आवाज़ें नज़दीक आने लगीं और वेस्ट विंग, हवेली के उसके विंग की दीवारों पर लगने लगीं,
तो वह अपने दरवाजे को खोलने और बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। गैंग के तीनों सदस्यों ने अपनी दौड़ रोक दी और उनके चेहरों पर मुस्कान फैलने लगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? एक ने आगे कदम बढ़ाते हुए पूछा। एक खूबसूरती, येलेना ने मुंह बनाया। बाहर जो भी हो रहा था, अब दीवार पर बहुत कम गोलियां लग रही थीं और उसे जो दर्द हो रहा था वह इतना कम हो गया था कि वह अपनी पीठ सीधी करके तीनों के चेहरों को देख सकती थी। वह दुश्मन का हिस्सा है, दूसरे ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने साथी को सावधान कर रहा था। अगर कुछ भी हो तो उसने अपनी आंखों को येलेना के रूप को जांच के साथ घूमने दिया, जो केवल तीसरे से आगे निकल गया, जिसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने गाउन पहना हुआ है और मुझे कोई बंदूक नहीं दिख रही है। डायोनिसियो कमीनो ने यहाँ कोई युवती को फंसाया होगा। हाँ, तीनों में से पहले ने कहा, यही होना चाहिए। तो फिर हमारे साथ आने के बारे में क्या ख्याल है? हम तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, लड़की। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। क्या वह नहीं कर सकती, लड़कों? बेशक, बाकी दो ने एकमत होकर कहा। तुम क्या कर रहे हो? जो ने एक हाथ अभी भी येलेना की बांह पर और दूसरे हाथ से अपने घाव पर पूछा। यहाँ आओ और दरवाज़ा बंद करो। मूर्ख की तरह मैंने भागते समय बंदूक नहीं पकड़ी। बकवास, उसने अफसोस के साथ सोचा। चुप रहो, बूढ़े आदमी, तीनों में से एक ने कहा और अपनी बंदूक तानकर जो की बांह पर गोली चला दी। उसके शरीर का एकमात्र हिस्सा दिखाई दे रहा था क्योंकि वह येलेना को सुरक्षा के लिए कमरे में खींचने की कोशिश कर रहा था। आहे, जो चिल्लाया और उसने येलेना की बांह छोड़ी और दर्द से कराहते हुए कमरे में वापस गिर गया। येलेना स्तब्ध रह गई और उसने जो की तरफ देखा और फिर उस बंदूक की तरफ जिसने उसे गोली मारी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली लेकिन अपनी आंखों में एक उग्र भाव के साथ वहीं रही। ठीक है, जो को गोली मारने वाले लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्य ने कहा, अब जब बूढ़े आदमी ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है तो मैं फिर से कहता हूँ, हमारे साथ आओ। कहाँ? येलेना ने धीरे से पूछा। गैंग के सदस्य सवाल से भ्रमित दिखे। अच्छा, सबसे आगे वाला व्यक्ति रुकने लगा लेकिन बाकी वाक्य खो गया क्योंकि येलेना के शरीर के चारों ओर अचानक काले रंग के तने दिखाई दिए जो उसके सबसे तेज कास्टिंग टाइम रिकॉर्ड में थे जब से उसने मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया था। उसने टेंड्रिल्स को एक धमाके में जमा दिया, जैसा कि हेनरी ने कई बार किया था जब उसने उसे मारने के लिए कहा और गोली चलाई। उसके हमले ने गैंग के सदस्य को बीच में ही मार दिया, जो भी वह अपमानजनक सुझाव देने वाला था। अन्य दो ने देखा कि टेंड्रिल्स उनके साथी के शरीर को चीरते हुए उसे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा रहे थे। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं और उसकी त्वचा फट रही थी। खून की हर बूंद टपकने से पहले ही सूख गई और यह सब दूसरी तरफ एक दीवार से टकराकर खत्म हो गया। प्रभाव से पहले ही उसकी जान चली गई थी। क्या बकवास है, शेष दो में से एक चिल्लाया। दूसरे ने अपनी बंदूक तान दी और येलेना पर जल्दी से गोली चला दी। वह इतना डर गया था कि उसने अपने रिपीटर में बची हुई सभी गोलियां निकाल दीं। एक गोली येलेना के माथे पर लगी और उसका सिर पीछे की ओर झुक गया, लेकिन उसने अपनी गर्दन सीधी की और दृढ़ निश्चय के साथ उसने एक और जमे हुए तने को गोली मार दी, जिससे शूटर की जान चली गई। जो व्यक्ति अभी भी जीवित है, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसका हाथ कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि गोली जो येलेना के माथे में लगी थी, घाव ठीक होने के साथ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। क्या तुम क्या हो? उसने घुटी हुई आवाज में पूछा। हालांकि उसे अपना जवाब नहीं मिला, क्योंकि अगले ही सेकंड एक तीसरी जमे हुए तने की गोली ने उसे घायल कर दिया। जैसे ही बिजली ने उसे अंदर से चीर दिया और उसे चीखने की क्षमता दिए बिना ही अंदर से चीर दिया, गिरोह के सदस्य ने फैसला किया कि इस अमर चुड़ैल के हाथों मरने के बजाय गोली से मरना बेहतर होगा। उसके ठीक होते घावों को देखकर उसे जो भय महसूस हुआ था, वह उसके बाद के जीवन में भी उसका पीछा करने वाला था, अगर कोई था। पहली बार जब जो ने दर्द से कराहना बंद कर दिया, उसने गोलियों की आवाज़ सुनी और येलेना के माथे पर गोली लगी देखी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर वह दरवाजे के पास से रेंगता हुआ निकल गया, ठीक उसी समय जब चुड़ैल ने दूसरे और तीसरे लैंडलॉर्ड गैंग के सदस्यों को मार डाला। उसके शरीर के चारों ओर काले रंग के तने अभी भी चटक रहे थे और डर की भावना ने जो के शरीर के हर बाल को खड़ा कर दिया, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और उसने कुछ बार सांस ली, डर को अंदर आने से रोकने में असमर्थ। अंततः ये तने खत्म हो गए और येलेना ने तीनों गैंग के सदस्यों से दूर हटकर घायल जो की ओर देखा। वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथ थोड़े कांपने लगे, क्योंकि उसने हरी पौष्टिक ऊर्जा की एक लहर छोड़ी जिसने उसके घावों को ठीक कर दिया। जब घाव ठीक हो गए तो येलेना ने जो को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और मेडिकल बे में बिस्तर पर लिटा दिया। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने कहा। जो ने सिर हिलाया और उसे घूरते हुए लेट गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और जो कुछ उसने देखा था उसकी यादें उसके दिमाग में ताज़ा थीं। अगर वह अभी बाहर चली जाती तो ये सब खत्म हो सकता था, जो ने सोचा, लेकिन वह खुद को वास्तव में शब्द कहने और सुझाव देने के लिए नहीं ला सका। जब जो बिस्तर पर था तो येलेना एक कुर्सी पर चली गई और उस पर बैठ गई। कभी कभी वह हवेली पर गोलियों के दर्द से कराह उठती थी, लेकिन कभी कभी
उसके दिमाग में गैंग के 3 सदस्यों की छवि होती थी जो दीवार से टकरा गए थे, उनके शरीर लंगड़े थे, उनकी जिंदगी चली गई। येलेना बस यही सोच सकती थी कि हेनरी के साथ वह कभी मरा नहीं, वह हमेशा वापस आ जाता था, इसलिए उसके लिए ये सोचना आसान था कि उसने क्या किया है, उस जीवन के बारे में न सोचना जो उसने लिया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहली बार उसने किसी को मारा था और वह एक पर ही नहीं रुकी थी। जो छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या एंगस बाहर ठीक है, तभी उसने चीखने की आवाज़ सुनी और नीचे देखा कि येलेना ने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए हैं। उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह अपने द्वारा ली गई जिंदगियों और अपने हमलों की अंतिमता के बारे में सोचकर रो रही थी। मैंने ऐसा किया, येलेना ने अपने दिमाग में बार बार सोचा, मैंने उन्हें मार डाला। गुडोल, जो कि हवेली में भाग जाने के 1 मिनट बाद, उसके बाद लैंगलोड गैंग के 3 सदस्य, आंगन में अभी भी मौजूद अन्य लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, सभी उपलब्धि की भावनाओं से चमक रहे थे। ऐसी भावनाएं जो थोड़े समय के लिए ही थीं। अब डोरन लैंगलोड ने कहा, हम बस वाइकर्स द्वारा एंगस की देखभाल करने का इंतजार करते हैं और हम हवेली ले लेंगे और दूसरों का इंतजार करेंगे। एक जोरदार हिनहिनाने की आवाज़ ने डोरन को बाधित किया क्योंकि एक काला घोड़ा हेड्रॉन हवेली के आंगन में दौड़ा। उसके सवार के एक हाथ में रिपीटर और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। हेनरी ने अपने हाथों में मौजूद बंदूकों को पहले गैंग सदस्य पर तान दिया और सटीक शॉट दागे जिनके चूकने की कोई संभावना नहीं थी। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। किल रिवार्ड 7 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त की है। आपको 200 एक्सपी का बोनस मिला है। हेनरी निक से नीचे उतरा और उसकी परिधीय दृष्टि ने उसे आगे बढ़ते हुए एक अन्य गैंग सदस्य पर अपना सिर पटकने और उसे हवेली की दीवार से टकराने की छवि को थोड़ा सा पहचाना। इस प्रभाव से गैंग सदस्य की गर्दन टूट गई और वह जमीन पर गिर गया, मर गया। आपको 100 एक्सपी का बोनस मिला है। वे वापस आ गए हैं, कोलम ने कहा, ये स्पष्ट रूप से बताते हुए कि कुछ लैंगलॉर्ड गैंग सदस्य अभी भी जीवित थे और कवर के लिए भाग रहे थे। और घोड़े हेड्रॉन मैंशन परिसर में घुस आए और सबसे आगे डेवोन था जो हेनरी को घूर रहा था। तुम्हें बस आगे बढ़ना था, है न? उसने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा और अपनी बंदूक तानकर लैंगलॉर्ड गैंग के एक सदस्य का सिर उड़ा दिया। दूसरों ने भी अपनी बंदूकें तान दी और कुछ ही सेकंड में उन्होंने आंगन में मौजूद लैंगलॉर्ड गैंग के हर सदस्य को गोलियों से भून दिया। सिर्फ कोलम और डोरन ही बचे थे। कोलम ने अपनी राइफल उठाकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली की आवाज़ आई और एक गोली उसके माथे पर लगी, जिससे उसका बंदूक वाला हाथ ढीला पड़ गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। ट्रिस, जिसकी राइफल अभी भी धुआं उगल रही थी, ने अपनी बंदूक डोरन की ओर घुमाई। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। डोरन ने बंदूक की नाल को अपनी ओर ऐसे देखा जैसे कि उसे फांसी पर लटकाया जा रहा हो और एक विद्रोही हंसी निकाली। अच्छा, बकवास, उसने कहा और अपनी बाहें फैलाते हुए और भी जोर से हंसा और चिल्लाया। अच्छा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम इसका स्वाद लेना चाहते हो? मेरी रगड़ो। तारांकन धमाका। तारांकन। डोरन के सिर के बगल में एक गोली लगने से जो भी विद्रोही भाषण शुरू होने वाला था वह बाधित हो गया और डायोनिसियो गैंग ने हेनरी की ओर देखा जो अभी भी अपनी रिवॉल्वर तान रहा था। क्या? हेनरी ने पूछा जब उनकी नज़र उस पर पड़ी। क्या तुम चाहते थे कि वह लगातार बोलता रहे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हेनरी को उनके चेहरों के भावों से पता चल गया कि उनका जवाब सर्वसम्मति से हाँ था। और ईमानदारी से कहूं तो वह इसे समझ गया। शूटआउट में औसत गैंग बैंगर को खत्म करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आखिरी शॉट से सब कुछ खत्म करने से पहले आखिरी गैंग बैंगर, खासकर लीडर के चेहरे पर हार का भाव देखना और भी बेहतर था। हेनरी ने इसे समझा। उसे बस इसकी परवाह नहीं थी। उसे नहीं लगा कि डोरन के साथ उसका सामना इतना लंबा और विकसित था कि उसे डेथ स्पीच की जरूरत थी। तारांकन धमाका। तारांकन। एक विस्फोटक प्रहार की आवाज ने सभी संभावित चर्चाओं को किनारे कर दिया क्योंकि सभी की निगाहें एंगस और वाइकर के खिलाफ उसकी लड़ाई पर टिक गईं। एंगस द्वारा 5 वाइकर में से एक को सफलतापूर्वक मारे जाने के कुछ मिनट बाद ही बाकी 4 यह सुनिश्चित करने के लिए अपना मिशन बना रहे थे कि यह महज एक संयोग था जिसे गैंग लीडर संभवतः दोहरा नहीं सकता। स्केल्ड वाइकर ने पहले एंगस पर हमला किया और जब रुकने का आदेश उसके कानों में पड़ा और उसकी मांसपेशियों को जगह पर लॉक करने के लिए मजबूर किया, तो कोई अचानक उसके पीछे से उछला और एक तेज जलती हुई लौ से संचालित एक किक के साथ नीचे घूम गया। एंगस को पीछे हटना पड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब लात इतनी जोर से जमीन पर लगी कि पीछे एक छोटा गड्ढा बन गया। लेकिन निश्चित रूप से स्पेलबाइंडर की तरह एंगस ने एक अवसर देखा। उसे लात मारो, उसने आदेश दिया। ज्वलंत लात वाले वाइकर को आज्ञा मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने अपने उग्र रूप से जलते हुए पैर को स्केल्ड वाइकर की ओर मोड़ दिया, लेकिन जब उसके साथी ने एक ज्वलंत मुट्ठी से उसे एक तरफ पटक दिया तो उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुट्ठी एंगस के चेहरे से लगभग 1 इंच दूर और आगे निकल गई और उसके चेहरे पर आग की एक किरण फूट पड़ी। एंगस ने तुरंत एक तरफ झुककर देखा कि जिस जगह पर वह झुका था वहां अंधेरे का एक बादल दिखाई दे रहा था।
छाया गायब हो गई और शैडो वाइकर तलवार लेकर एंगस की पसलियों को चीरता हुआ बाहर आया। रुको, एंगस ने आवाज लगाई। छाया वाइकर जम गया, लेकिन उसी क्षण स्केल्ड वाइकर वापस आया और मुट्ठी को आगे बढ़ाकर एंगस की छाती पर वार किया। एंगस ने अपनी हथेली से अपनी छाती पर वार को रोकने के लिए समय रहते अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने उसे कुछ कदम पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया, उसने देखा कि दो जलते हुए वाइकर उस पर हमला कर रहे हैं। एक दूसरे पर हमला करो, एंगस ने थोड़ी सांस फूलने के साथ कहा। उसने महसूस किया कि वह बल जो उसे दूसरों पर अपनी इच्छा को थोपने की अनुमति देता है, उससे बाहर निकल रहा है। इसलिए वह हैरान रह गया जब दो जलते हुए वाइकर नहीं रुके और एक दूसरे पर अपने हमले नहीं किए। साथ में उन्होंने उस पर ऐसे मुक्के मारे जो उसे एक ज्वलंत विस्फोटक बल के साथ लगे, जिससे वह 5 फीट दूर उड़ गया जब तक कि वह एक वैगन से टकराकर उसे तोड़ नहीं दिया। ये वह विस्फोटक जोरदार प्रहार था जिसने दूसरों का ध्यान उसकी और लड़ाई की ओर आकर्षित किया। जब उसकी नज़र वाइकर्स पर पड़ी और उसने देखा कि एंगस दूर जा रहा है और वैगन से टकराकर उसकी टूटी हुई लकड़ी में दब गया है, तो हेनरी को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे सिस्टम से एक सूचना मिली है। उसे जो बात आश्चर्यचकित कर गई वह थी सूचना की विषय वस्तु। विकासवादी खोज निक्स को अपडेट किया गया है। सिस्टम ने 5 विकास अनुकूल अवयवों का पता लगाया है जो आपके पालतू घोड़े को विकासवादी पथ पर कदम रखने की अनुमति दे सकते हैं। 4 जीवित वाइकर्स और एंगस के शरीर के चारों ओर नीली रेखाएं फैलनी शुरू हो गईं। रेखाएं स्कैनर की तरह चलती थीं और फिर लक्ष्य के दिलों पर केंद्रित हो जाती थीं और स्कैनिंग के 1 और सेकंड के बाद हेनरी के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें 5 सूचनाएं सूचीबद्ध थीं। उग्र हृदय, जंगली हृदय, उग्र हृदय, छाया हृदय, मंत्रमुग्ध करने वाला हृदय, 2 उग्र हृदय। हेनरी ने सोचा, और मुझे लगता है कि मंत्रमुग्ध करने वाला हृदय एंगस के लिए है। हेनरी ने सूची में पहले पर क्लिक किया और इसने एक विवरण स्क्रीन खोली। फ्लेम हॉट, जबकि इस वाइकर की क्षमताएं उसके सभी अंगों पर फैली हुई हैं और उसके पूरे अस्तित्व को संतृप्त करती हैं, उसका हृदय उसकी क्षमताओं का मूल है, उन सभी का केंद्र जो उसे वाइकर बनाता है। कोर अभी भी आगे के विकास के लिए खुला है और जबकि यह अपने निर्माता पर निर्भरता के कारण कमजोर है, फिर भी इसे विकासवादी पथ के लिए एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हेनरी ने एक एक करके अन्य पर क्लिक किया, लेकिन विवरण अनिवार्य रूप से एक जैसे थे, इसलिए जब उसने आखिरकार अपना हाथ नीचे किया तो वह थोड़ा भौहें सिकोड़ रहा था। उनके दिल, उसने सोचा, मुझे उनके दिलों का उपयोग करना चाहिए। वाइकर उत्परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन वे अभी भी जादुई प्राणी हैं। उनकी रचनाओं के लिए जादुई सामग्री की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर जादुई प्राणियों से प्राप्त की जाती है जो अपनी क्षमताओं को अधिक स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। नोट, उत्परिवर्तन के रूप में और अपने रचनाकारों के साथ अपने बंधनों पर निर्भरता के कारण वाइकर हाथ शरीर की मृत्यु के बाद लंबे समय तक अपनी शक्ति नहीं रखते हैं। यानी वाइकर की मृत्यु के बाद हाथ केवल 2 मिनट तक ही व्यवहार्य रहेंगे। हेनरी, पीछे से उसका नाम पुकारने वाली आवाज़ की आवाज़ ने हेनरी को उसके विचारों से बाहर निकाला। ये समय इससे बाहर निकलने का नहीं है, बेटा, टोनी ने कहा। बेशक, हेनरी ने सिर हिलाते हुए कहा और अधिसूचना स्क्रीन पर एक अंतिम नज़र डालते हुए उसने आखिरकार अपना पूरा ध्यान वाइकर्स पर वापस कर दिया। जिसके बारे में बात करते हुए 2 फ्लेम वाइकर्स जिनके पास उग्र दिल हैं, जिन्होंने विस्फोटक प्रहार किया था जिसने एंगस को वैगन में भेज दिया था, आश्वस्त कदमों के साथ उसके पास पहुंचे। उनके चेहरों पर मुस्कान उनके सफल हमले के साथ साथ एंगस के स्पेलबाइंडिंग के प्रति उनके प्रतिरोध पर लगभग गर्व कर रही थी। आपकी शक्ति मजबूत और अप्रिय है, लेकिन ये सुनने और कमजोर इच्छाशक्ति का फायदा उठाने पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अब हम इसका प्रतिरोध करने में बहुत बेहतर होंगे। दोनों ने एक और हमले की तैयारी में अपनी लपटों के साथ अपनी मुट्ठियों को फिर से शक्तिशाली बनाया, लेकिन फिर उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी, इसलिए उन्होंने अपनी लपटों को अपने शरीर के चारों ओर रक्षात्मक क्षेत्रों में भेज दिया। एक शॉटगन विस्फोट मुश्किल से 1 सेकंड बाद सुनाई दिया और उनमें से एक के चारों ओर ज्वाला क्षेत्र में जा गिरा। शॉट की ताकत और सरासर अप्रत्याशितता ने वाइकर को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेवकूफ़ वाइकर जादू, डेवोन ने शॉट के खिलाफ बचाव कर रहे ज्वाला क्षेत्र में बड़बड़ाया, इसलिए उसने अपनी शॉटगन को कोक किया और एक और गोली चलाई। बाकी सभी ने भी उसका अनुसरण किया। उन्होंने सभी ने अपने रिपीटर और राइफल्स को इंगित किया और वाइकर पर गोली चलाई, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से खुद का बचाव किया। दूसरे फ्लेम वाइकर ने अपने पहले से ही डाले गए फ्लेम फील्ड से विक्षेपित किया। स्केल्ड वाइकर ने बस अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर उठाया ताकि शॉट उसके स्केल से हानिरहित रूप से चिंगारी पैदा कर सकें। शैडो वाइकर एक अंधेरे धुंध में विलीन हो गया ताकि शॉट उसके माध्यम से सीधे निकल जाएं और दूसरी तरफ से हवेली की दीवारों पर जा गिरें। हेनरी ने अपनी इन्वेंट्री से हाइड्रा का डंक निकाला और अपनी आंखों में जादुई ऊर्जा को बुलाते हुए एक वाइकर से दूसरे की ओर देखा। लेस देन सक्रिय अंतर्दृष्टि लव .1 ग्रेटर दैन। नाम अज्ञात, जाति मानव वाइकर, वर्ग अग्नि जादूगर, स्वास्थ्य 150, मन 180, शक्ति
30 चपलता, 45 सहनशक्ति, 30 तारांकन। टिप्पणी, एक वाइकर अपने निर्माता की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित है और जो खो गया था उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। उसे मारा जा सकता है, लेकिन आपको उसके आंकड़ों से सावधान रहना चाहिए जो वर्तमान में आपके आंकड़ों से बेहतर हैं। नाम अज्ञात, जाति मानव वाइकर, वर्ग अग्नि जादूगर, स्वास्थ्य 140, मन 160, शक्ति 25, चपलता 46, सहनशक्ति 32 तारांकन। टिप्पणी, एक वाइकर जो अपने निर्माता की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित है और जो खो गया है उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। उसे मारा जा सकता है, लेकिन आपको उसके आंकड़ों से सावधान रहना चाहिए जो वर्तमान में आपके आंकड़ों से बेहतर हैं। नाम अज्ञात, जाति मानव वाइकर, वर्ग जंगली मिस्टर वाइवन, स्वास्थ्य 150, मन 180, शक्ति 50, चपलता 30, सहनशक्ति 35। टिप्पणी, एक वाइकर जो अपने निर्माता की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित है और जो खो गया है उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। उसे मारा जा सकता है, लेकिन आपको उसके आंकड़ों से सावधान रहना चाहिए जो वर्तमान में आपके आंकड़ों से बेहतर हैं। नाम अज्ञात, जाति मानव वाइकर, वर्ग छाया जादूगर, स्वास्थ्य 180, मन 200, शक्ति 30, चपलता 60, सहनशक्ति 35 तारांकन। टिप्पणी, एक वाइकर अपने निर्माता की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित है और जो खो गया है उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। उसे मारा जा सकता है, लेकिन आपको उसके आंकड़ों से सावधान रहना चाहिए जो वर्तमान में आपके आंकड़ों से बेहतर हैं। वर्ग अग्नि जादूगर, एक वर्ग जो मन के साथ अग्नि तत्व में हेरफेर करने की क्षमता प्रदान करता है। वर्ग जंगली मेस्टर, एक वर्ग जो किसी विशिष्ट जानवर के जंगली गुणों और प्रवृत्तियों के लिए मानवीय विशेषताओं और प्रवृत्तियों को त्यागने पर पनपता है। इस वाइकर के मामले में यह एक वाइवन है। क्लास शैडो मैज, एक क्लास जो मैना के साथ छाया में हेरफेर करने की क्षमता प्रदान करता है। इस बीच जब हेनरी की नज़र स्टेट स्क्रीन पर घूम रही थी, तब भी उसके साथी अपनी बंदूकों से हर गोली दुश्मन पर दाग रहे थे जो अपने विभिन्न बचावों के साथ इसे टाल रहे थे। डेवोन की शॉटगन गोलियों की कमी की आवाज़ के साथ कॉक हुई और उसने एक नाराज़गी भरी आवाज़ निकाली। आह, भाड़ में जाओ, उसने कहा और हमला कर दिया। वह इतना तेज नहीं था, लेकिन उसने दूरी को अच्छी तरह से कवर किया जब तक कि वह छलांग लगाने और अपने बड़े शरीर को फ्लेम वाइकर में से एक से टकराने की सीमा के भीतर नहीं आ गया। वाइकर के चेहरे पर नज़र डालने से वह रास्ते से हट सकता था और स्लैम से बच सकता था, लेकिन वह उससे मिलना चाहता था। वह इस बड़े मूर्ख से मिलना चाहता था जिसने आग देखी और उस पर हमला करने के लिए इतना मूर्ख था। धमाका, तारांकन, प्रभाव से काफ़ी आवाज़ निकली। वाइकर के शरीर के चारों ओर आग का एक क्षेत्र था जिसने डेवॉन को उससे सीधे संपर्क करने से रोक दिया, लेकिन हाफ निराश नहीं हुआ। उसने अपने घुटनों को जकड़ लिया, जमीन पर धक्का दिया और अपनी उंगलियों को उस क्षेत्र से टकराया। गर्मी ने उसे झुलसा दिया और उसकी चमड़े जैसी उंगलियों के सिरे काले पड़ गए, लेकिन डेवॉन ने डटे रहने का प्रयास किया। डेवॉन ने अपनी मोटी त्वचा और लगभग जंगली शारीरिक बनावट की मदद से उस क्षेत्र में एक छेद बनाया और उस छेद से एक शक्तिशाली मुक्का मारा। तारांकन, धमाका, तारांकन, उम्फ, वाइकर ने चिल्लाया और वह पीछे की ओर और हवेली की दीवार से टकराया। जिस समय डेवॉन और वाइकर की टक्कर हो रही थी, दूसरा वाइकर एक उग्र क्षेत्र के साथ उसे सुरक्षित रखते हुए डायोनिसियो गैंग के शॉट्स का आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा था। वह मुस्कुराया, संतुष्ट था क्योंकि उनकी बंदूकें खाली सिलेंडर और बैरल के साथ खड़ी थीं और उसकी आंखें उन्हें उस पर आने के लिए ताना मार रही थीं क्योंकि डेवन अपने साथी के पीछे गया था। तुम पाओगे कि तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो कि तुम्हें गोली लग जाए। तभी हेनरी ने अपना मौका और अपनी गोली का फायदा उठाया। उसने हाइड्रा के डंक की ओर इशारा किया और एसिडिक शॉट फायर किया। -20 मन पॉइंट। एक सेकंड के लिए वाइकर उस शॉट का सामना करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त लग रहा था जैसे उसने दूसरों का सामना किया था, लेकिन तेज प्रवृत्ति ने उसे अन्यथा चेतावनी दी। ऐसा लगा जैसे उसके सिर में एक अलार्म बज गया हो जो चिल्ला रहा हो। ये गोली बाकी की तरह नहीं है। वह आगे बढ़ा, उसने गोली के रास्ते से पूरी तरह से हटने का लक्ष्य बनाया। अफसोस, गोली तेजी से चली और हालांकि उसने प्रतिक्रिया की थी, फिर भी वह पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था। बीमार हरी गोली फायरी मैदान को चीरती हुई निकल गई और यद्यपि ज्वाला के जादू ने इसकी अम्लीय अच्छाई को कुछ हद तक जला दिया, फिर भी यह वाइकर के कंधे पर वार करने में सफल रही। जैसे ही वाइकर की बांह पर भयानक नसें उभरने लगीं, एक छाया अचानक से ऊपर आई और उसमें से एक ब्लेड की चमक निकली जिसने कई घोड़ों के पैरों को चीर दिया, उन्हें अपंग बना दिया और डायोनिसियो गैंग के सदस्यों को, जो घोड़े पर सवार थे, जोरदार धमाकों के साथ जमीन पर गिरा दिया। घोड़े दर्द से कराह उठे क्योंकि उनका खून बह रहा था और अंततः वे मरते समय चुप हो गए।
छाया छाया जादूगर वाइकर में बदल गई, जिसने डायोनिसियो गैंग के सदस्यों को चीरने के लिए अपनी तलवार को शांत तत्परता से पकड़ रखा था। एक ही समय में दो चीजें हुईं। एक, निक्स, आंगन में एकमात्र घोड़ा जो अपनता से बच गया था, वापस आ गया था, वाइकर पर रौंदने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था। 2, हेनरी की नज़र छाया जादूगर वाइकर की तलवार पर पड़ी और उसकी दाहिनी हथेली में एल्मिंस्टर का निशान जलने लगा।